लेट्स गो। शुरू से ही बहुत शांत नहीं थी। उसने अपने होंठ काटे, अपने आसपास के परिचित चेहरों की निगाहों के नीचे बहुत असहज महसूस किया। नालन यानरान असहज महसूस करती है। भावना मूल्य जोड़ 8-0। हालांकि गूफी उसके दादा को बचाने की उसकी एकमात्र उम्मीद थी। वह उसके साथ अपना आपा नहीं खो सकती थी, इसलिए उसने बस उसे एक दयनीय भाव से देखा। लेकिन गूफी बेफिक्र रहा। उसका चेहरा शांत था क्योंकि वह अपने आसपास के लोगों के साथ बातचीत और हंसना जारी रखता था। उसने उसे एक और नजर भी नहीं बख्शी। पूरी तरह से नजरअंदाज किए जाने का एहसास करते हुए नालन यानरान अब बहुत शर्मिंदा थी। उसने निराशा में अपना चेहरा सिकोड़ लिया और जल्दी से भोज कक्ष से भाग गई। यून यून अभी भी अपनी जगह पर चुपचाप बैठी थी। उसने एक भी मांसपेशी नहीं हिलाई थी। उसने अपने गिलास में लाल रंग की शराब को धीरे से घुमाया। उसका ठंडा और नाजुक चेहरा लाल तरल के प्रतिबिंब में और भी अधिक लाल दिखाई दे रहा था। नालन यानरान एक तितली की तरह फड़फड़ाती हुई आई और सीधे यून यून की बाहों में गिर गई। उसने अपना लाल चेहरा उठाया, आंखें थोड़ी लाल हो गई थीं और उसके होंठ कसकर एक साथ दबे हुए थे। वह पूरी तरह से दुखी दिख रही थी। मास्टर, चाहे मैं खुद को कितना भी विनम्र बना लूं, युवा मास्टर गुफी ने मदद करने से इनकार कर दिया। मुझे क्या करना चाहिए? उसने निराशा से भरी आंखों से बड़बड़ाया। नालन यानरान को ऐसी स्थिति में यून यून को दुख की गहरी पीड़ा महसूस हुई। उसने एक गहरी सांस ली, धीरे धीरे सांस छोड़ी और एक निर्णय लिया। यून यून ने अपने शिष्य के लिए एक गुरु के रूप में अपना कर्तव्य निभाते हुए गूफी से व्यक्तिगत रूप से पूछने का संकल्प लिया। भोज में जैसे ही मेहमान पे का आदान प्रदान कर रहे थे, शाही राजधानी के ऊपर आसमान में अचानक एक लड़ाई छिड़ गई। गूफी ने चारों ओर देखा और देखा कि जिया जिंगतियान बहुत पहले गायब हो गया था। एक पल के लिए सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि जिया जिंगतियान ने शायद ये पता लगा लिया था कि हाई बोडोंग अभी भी जीवित है और उससे लड़ने का विरोध नहीं कर सकता। अंधेरी रात के आसमान में उल्काओं की तरह प्रकाश की कई किरणें दिखाई दी। हर कोई इस भीषण युद्ध की ओर आकर्षित हुआ और देखने गया। ऐसा लग रहा था कि यह युद्ध शाही मकबरे के पास हो रहा था, जो आमतौर पर राजधानी का एकांत इलाका होता है। फिर भी आज रात यह अचानक दो डू सम्राट विशेषज्ञों के लिए युद्ध का मैदान बन गया था। आसमान में प्रकाश के दो विशाल गोले, एक सफेद और एक पीला, भयानक आभा उत्सर्जित कर रहे थे। इन प्रकाश के गोले के भीतर दो आकृतियों के सिलहूट देखे जा सकते थे, जो एक दूसरे से टकरा रहे थे। हर बार जब प्रकाश के गोले टकराते थे तो ऊर्जा की एक भयंकर लहर बाहर की ओर उठती थी, जो मकबरे के ऊपर की अंधेरी रात को दिन के समान उज्ज्वल दृश्य में बदल देती थी। सफेद प्रकाश के गोले में एक अविश्वसनीय रूप से ठंडी आभा थी, जो ऊर्जा के हर उछाल के साथ हवा में नमी को ठोस बर्फ में बदल देती थी। इसके विपरीत पीली रोशनी वाला गोला पृथ्वी के समान ही ठोसपन और स्थिरता का भाव प्रकट कर रहा था। हाँ, बर्फ के बूढ़े आदमी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सालों के बाद तुम्हारी शक्ति वास्तव में कम हो जाएगी। पहले के दिनों में तुम्हारे बर्फ के हमले कुछ ऐसे थे जिनसे मुझे डर लगता था, लेकिन अब वे अपनी काट खो चुके हैं। एक और भयंकर संघर्ष के बाद पीली रोशनी वाले गोले के भीतर से एक ऊंची बुजुर्ग आवाज हंसी। हम बूढ़े राक्षस, तुमने भी इतने सालों में बहुत प्रगति नहीं की है। तुम्हारी उम्र को देखते हुए ऐसा लगता है कि तुम्हारा समय समाप्त हो रहा है। यदि तुम जल्दी ही आगे नहीं बढ़े तो तुम्हारा जीवन अपनी सीमा तक पहुंच जाएगा। जब ऐसा होगा तो तुम्हारी सुरक्षा के बिना जियामा शाही परिवार अब इतना सहज नहीं रहेगा। सफेद रोशनी वाले गोले में मौजूद आकृति ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। क्या ये बर्फ का सम्राट हो सकता है? भीड़ में से किसी ने जियामा साम्राज्य के इस एक बार के प्रसिद्ध व्यक्ति का उल्लेख किया, जिससे सभी भयभीत हो गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि लंबे समय से मृत समझे जाने वाले बर्फ सम्राट न केवल जीवित होंगे बल्कि जियालाओ के साथ बराबरी से लड़ सकेंगे। जबकि दोनों लड़ाके अपनी लड़ाई का आनंद ले रहे थे, गूफी को उन्हें देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये देखकर कि अधिकांश मेहमान पहले ही जा चुके थे, वह लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिन को वापस महल में ले गया। उसने लिटिल फेरी डॉक्टर के उदास मूड को पहले ही देख लिया था, इसलिए उसने भोज को जल्दी छोड़ने का फैसला किया। इस दौरान लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिन विलासिता की जिंदगी का आनंद ले रहे थे, ऐसा कुछ जो उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। वे दोनों बहुत खुश थे। उन्हें उनके कमरों में वापस भेजने और शुभरात्रि कहने के बाद गूफी अकेले उस कमरे में लौट आया जिसे जिया जिंगतियान ने उसके लिए तैयार किया था। जैसे ही वह अंदर गया, उसने अपने दरवाजे के बाहर एक सुंदर आकृति देखी। अंदर आओ, उसने कहा। अपनी आत्मा की समझ से गूफी ने पहले ही पूरे महल को घेर लिया था, इसलिए वह जानता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वह यून यून है। उसके हाथ की एक लहर के साथ दरवाजा अपने आप खुल गया। गूफी, हम फिर से मिलते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम शाही राजधानी में मिलोगी, यून यून ने कहा जब वह दरवाजे पर खड़ी थी, अभी भी सुरुचिपूर्ण शाम का गाउन पहने हुए थी जो उसे कुलीन और आकर्षक दोनों दिखा रहा था। उसने गूफी को एक जटिल भाव से देखा। तुमने मुझे पहले भोज में देखा था, है ना? तुम नमस्ते कहने क्यों नहीं आए? या तुम्हें लगता है कि हमारा परिचय कुछ ऐसा है जिस पर हमें शर्मानी चाहिए? गूफी ने यून यून को देखते हुए चिढ़ाते हुए कहा। उसे पहले ही एक सिस्टम नोटिफिकेशन मिल चुका था और उसने भोज हॉल के बाहर यून यून की उपस्थिति को महसूस किया था। हालांकि यह महिला बाहर अकेली शराब पी रही थी, अंदर आकर उसका अभिवादन करने को तैयार नहीं थी। यून यून को घबराहट महसूस होती है। भावना मूल्य जोड़ 1-0-0। नहीं, मैंने सोचा कि यह युवा लोगों के लिए एक सभा थी, यून यून ने समझाया। उसके गाल थोड़े लाल हो गए क्योंकि वह स्पष्ट करने के लिए हाथ पांव मार रही थी। हैरान थी कि गूफी ने उसे देख लिया था। क्यों? संप्रदाय नेता यून यून, क्या आपको लगता है कि आप अपने चरम से आगे निकल गए हैं? गूफी ने एक भान उठाई। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान खेल रही थी क्योंकि वह मजाक करना जारी रखता था। गूफी, क्या आप वास्तव में ऐसा सोचते हैं? यून यून को निराशा महसूस होती है। भावना मूल्य जोड़ 1-0-0। यून यून की अभिव्यक्ति फीकी पड़ गई। उसकी हमेशा गर्म आंखों में उदासी का एक स्पर्श दिखाई दिया। ये स्पष्ट था कि वह गूफी की राय के बारे में गहराई से परवाह करती थी। हे, मैं तो बस मजाक कर रही थी। उसे अपनी बातों को गंभीरता से लेते देख गूफी ने तुरंत मुस्कुराते हुए समझाया, वे युवा लड़कियां आपकी तुलना कैसे कर सकती हैं? मेरी नज़र में आपकी सुंदरता और शालीनता चांद पर उतरते हुए एक दिव्य प्राणी की तरह है। और यह सच था। यून यून का अनुभव और संतुलन उन युवा लड़कियों से कहीं ज्यादा था। हर बार जब वह दिखाई देती थी तो वह स्वाभाविक रूप से जो परिपक्वता और लालित्य दिखाती थी, वह हर किसी का ध्यान खींच लेती थी। यून यून शर्मिंदा और शर्मीली दोनों महसूस करती है। भावना मूल्य जोड़ 1-0-0। ये कहने के बाद गूफी ने आगे कहा, आप यहाँ नालन यानरान की वजह से हैं, है ना? पहले के मजाक और गूफी की तारीफ से अभी भी भावनाओं का मिश्रण महसूस करते हुए यून यून ने हल्के से अपने होंठ काटे और झिझकने से पहले नाराजगी के भाव से उसकी ओर देखा। गूफी, कृपया यानरान की मदद करो। मुझे पता है कि तुमने मेरी पहले ही बहुत मदद की है और मुझे पता है कि यह अनुरोध अत्यधिक है, लेकिन अगर यान के दादा मर जाते हैं तो वह तबाह हो जाएगी। उसने यानरान को बड़ा होते देखा था और वास्तव में उसके लिए सबसे अच्छा चाहती थी। यानरान को इतना दुखी देखकर यून यून इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। चूंकि तुमने पूछा है, इसलिए मैं इस बार मदद करूंगा। गूफी ने मदद करने के लिए सहमति में सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए यून यून को घूरते हुए कहा। अध्याय 62। क्या होगा अगर मैं वास्तव में खुद को पेश करने का इरादा रखता हूँ?
धन्यवाद गूफी, मैं वास्तव में नहीं जानता कि आपको कैसे धन्यवाद देना है। यून यून बहुत भावुक महसूस करती है। भावना मूल्य जोड़ 100। जब यून यून ने देखा कि गूफी सहमत है तो उसके दिल में एक गर्मजोशी भरी भावना उमड़ पड़ी और उसका ठंडा सुंदर चेहरा पिघल गया। वह जानती थी कि वह पहले से ही गूफी का बहुत आभारी है। क्या तुम खुद को धन्यवाद के रूप में पेश करने की योजना बना रही हो? यून यून की वर्तमान भावनाओं को देखकर गूफी उसे मुस्कुराहट के साथ चिढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाई। हालांकि गूफी ने यह बात सहजता से कही, लेकिन यून यून का दिल धड़क उठा। यून यून घबराई हुई और शर्मीली महसूस करती है। भावना मूल्य जोड़ 150। उसके नाजुक चेहरे पर जल्दी ही एक लाली फैल गई और उसने अपने निचले होंठ को काट लिया, जिससे कुछ हद तक घबराहट की अभिव्यक्ति दिखाई दी। हालांकि गूफी की चंचल आंखों को देखकर यून यून को तुरंत एहसास हुआ कि वह मजाक कर रहा था। क्या होगा अगर मैं वास्तव में खुद को पेश करने का इरादा रखता हूँ? यून यून को उम्मीद है। भावना मूल्य जोड़ 100। यून यून ने पहली बार गूफी के मजाक का बहादुरी से जवाब दिया, साथ ही उसके जवाब के लिए उसके दिल में उम्मीद की एक झलक भी महसूस की। अगर कोई बाहरी व्यक्ति इस दृश्य को देखता तो वह चौंक जाता। यून यून कौन थी? उसकी ठंडी खूबसूरत आंखों ने कभी कोई भावना नहीं दिखाई थी। मिस्टी क्लाउड सेक्ट के आमतौर पर गंभीर और अलग थलग रहने वाले संप्रदाय के गुरु अब एक युवा व्यक्ति से ऐसे स्पष्ट शब्द कह रहे थे। यून यून की कुछ हद तक गंभीर अभिव्यक्ति को देखकर गूफी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ठीक है, मजाक करना बंद करो, मैं कल सुबह सबसे पहले नालन परिवार से मिलूंगा। उसने मुस्कुराते हुए बातचीत को सरलता से समाप्त किया। यून यून निराश महसूस करती है। भावना मूल्य जोड़ 100। TLN छी काय। उम्मीद के मुताबिक जवाब न मिलने पर यून यून का शरीर अकड़ गया और उसने अपनी नजरें पीछे खींच लीं और मुस्कुराने लगी। ठीक है, मैं यानरान को तैयार रहने के लिए कहूंगी। देर रात यून यून चुपचाप नालन यानरान के कमरे में घुसी और उसे बताया कि गूफी ने नालन जी का इलाज करने के लिए सहमति दे दी है। वाकई धन्यवाद मास्टर। खबर सुनते ही नालन यानरान की आंखें तुरंत कृतज्ञता से लाल हो गईं। अगली सुबह नालन यानरान ने नालन सू से आग्रह किया और पिता और बेटी की जोड़ी परिवार के पहरेदारों के साथ महल के बाहर सुबह सुबह इंतजार करने लगी। ये सब तुम्हारे मालिक की बदौलत है जो इस बार मदद के लिए विनती कर रहे हैं, अन्यथा तुम्हारे दादा ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाते। महल के बाहर एक अधेड़ उम्र का आदमी नालन यानरान से उत्साह से बोला। हाँ, मुझे लगता है कि यंग मास्टर गूफी निश्चित रूप से मेरे दादाजी को ठीक कर पाएंगे। नालन यानरान ने सिर हिलाया। पिता और बेटी महल के गेट के बाहर गंभीरता से खड़े थे। जल्द ही लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिंग गूफी के पीछे पीछे महल के गेट से बाहर निकल गए। गूफी ने पहले ही महल के बाहर इंतजार कर रहे नालन परिवार के सदस्यों की उपस्थिति को महसूस कर लिया था और उनकी ओर चल पड़ा। यंग मास्टर गूफी, मेरे पिता और मैं आपको नालन निवास तक ले जाने के लिए यहाँ हैं। जब नालन यानरान ने गूफी को आते देखा तो उसकी खूबसूरत आंखें चमक उठीं और वह उसका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ी। नालन यानरान उत्साहित महसूस करती है। भावना मूल्य जोड़ 80। गूफी फिर लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिन को अपने साथ नालन निवास की गाड़ी में ले आया। मुख्य द्वार में प्रवेश करने पर वे एक छोटे से रास्ते के अंत में एक शानदार हॉल में पहुंचे। थोड़े खुले दरवाजों से झांकने पर वे अंदर व्यस्त नौकरों को हलचल करते हुए देख सकते थे। युवा मास्टर गूफी, मेरे दादाजी मुख्य हॉल के साइड रूम में हैं, कृपया इस तरफ आएं। नालन यानरान गूफी से एक हाथ आगे चलकर धीमी आवाज में बोल रहा था। जैसे ही वे धीरे धीरे साइड रूम के पास पहुंचे, नर्म और गर्म रोशनी बाहर फैल गई। गूफी ने धीरे से दरवाजा खोला। कमरा विशाल था। बीच में एक बड़ा बिस्तर था जिस पर एक बूढ़ा आदमी लेटा हुआ था जिसका चेहरा मुरझाया हुआ था। बिस्तर के आसपास कई नौकरानियां उसकी देखभाल में व्यस्त थीं। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर वे बेहोश बूढ़े आदमी की देखभाल करने के लिए वापस लौटने से पहले इधर उधर देखने लगी। जैसे ही वह बिस्तर के करीब पहुंचा, गूफी की नजर वहां लेटे बूढ़े आदमी पर पड़ी। उसके चेहरे पर हल्का भूरा काला रंग और उसके शांति से सो रहे चेहरे पर मौत की हल्की आभा देखी। ये काफी गंभीर है। बूढ़े आदमी के चेहरे पर नजर डालते हुए, जो कब्र से एक कदम दूर लग रहा था, गूफी ने बड़बड़ाया। हाँ, जहर इतना गंभीर है कि एक डू सम्राट भी इसे हल्के से छूने की हिम्मत नहीं करेगा। इतने सालों में बूढ़ा मालिक पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुका है। नालन सू, जो पीछे पीछे चल रहा था, ने आंख भरी और अपना सिर हिलाया और सावधानी से पूछा, युवा मास्टर गूफी, क्या आपको लगता है कि इलाज की कोई उम्मीद है? पास में नालन यानरान ने थोड़ा सिर हिलाया। उसकी चमकीली आंखें उसके बगल में लंबे उदासीन युवक पर टिकी थीं। नालन सू को उम्मीद है। भावना मूल्य जोड़ 30। नालन यानरान को उम्मीद है। भावना मूल्य जोड़ 80। गूफी की धारणा में जहर नालन जी की हड्डियों के साथ लगभग घुल गया था, जो चिकनी सफेद हड्डियों को अशुभ काले रंग में बदल रहा था। उसने भौहें सिकोड़ी और स्पष्ट रूप से कहा, यदि कोई साधारण व्यक्ति जहर को दूर करने के लिए स्वर्गीय ज्वाला का उपयोग करने की कोशिश करता है तो बहुत संभावना है कि वह जलकर राख हो जाएगा। आखिरकार स्वर्गीय ज्वाला के स्पर्श से एक डू सम्राट भी गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। नालन यानरान को झटका और निराशा महसूस होती है। भावना मूल्य जोड़ 80। यह गूफी के शब्दों को सुनकर नालन यानरान चिंतित हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहना है। गूफी ने उसे शांति से देखा। चिंता मत करो, मैंने कहा कि यह साधारण लोगों के लिए है। मेरे पास उसे बिना किसी खतरे के पूरी तरह से ठीक करने का एक तरीका है। कमरे में थोड़ी देर के लिए तनावपूर्ण सन्नाटा छा गया। नालन यानरान को उम्मीद है। भावना मूल्य जोड़ 80। नालन सू को हिचकिचाहट है। भावना मूल्य जोड़ 30। क्या आप गंभीर हैं यंग मास्टर? उस स्थिति में मैं अपने पिता की जान बचाने के लिए यंग मास्टर गूफी को अग्रिम धन्यवाद देता हूं। नालन यानरान ने बिना किसी हिचकिचाहट के गूफी की बातों पर विश्वास कर लिया, ये जानते हुए कि उसे यूनियन द्वारा लाया गया था। नालन सू हालांकि गूफी की क्षमताओं से अपरिचित थी, लेकिन उसके आत्मविश्वास भरे स्वर से आश्वस्त थी। एक तरफ खड़े हो जाओ। गूफी ने अपने हाथ को थोड़ा मोड़ने से पहले शांति से कहा, जिससे ऊर्जा की एक धारा नालन जी को बिस्तर से उठाती हुई दिखाई दी। उसने नालन जी को लापरवाही से देखा। वर्षों से जहर ने उसे नष्ट कर दिया था, जिससे उसका चेहरा और भी अधिक क्षीण हो गया था। फिर भी उसके नाम के अनुरूप विद्रोह का एक निशान था। उसके बाएं हाथ ने नालन जी के कंधे को हल्के से थपथपाया और जोर के साथ बूढ़े व्यक्ति के कपड़े धूल में बदल गए, जिससे एक कंकाल का ढांचा दिखाई दिया। इस क्षीण शरीर को देखते हुए गूफी की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, जबकि पास में खड़ी नालन यानरान के आंसू पहले से ही बह रहे थे। आंखें उसकी आमतौर पर चमकीली आंखों में ऐसा कोहरा देखना दुर्लभ था, जिससे आमतौर पर गरिमामयी महिला दयनीय दिखाई देती थी। अध्याय 63। तुम झूठे हो। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम जाने दोगे? जोड़ अंत में TLN। पफ। जैसे ही गूफी ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई, उसके हाथ में एक हल्की लौ स्वतः ही प्रज्वलित हो गई, जिससे कमरे का तापमान तेजी से बढ़ गया। गूफी ने अपना हाथ पलटा और लौ सीधे नालन जी के शरीर में चली गई, जिसने उसकी काली हो चुकी हड्डियों के एक हिस्से को ढक दिया। बिस्तर पर नालन जी, जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं, ने अचानक उन्हें चौड़ा किया और उसके मुंह से एक कर्कश दर्दनाक दहाड़ निकली। मृत्यु से पहले शक्ति की चमक की तरह भयंकर ऊर्जा की एक लहर उसके भीतर जाग उठी।
दादाजी, अचानक सतर्क और दहाड़ते हुए बुजुर्ग को देखकर नालन यानरान और नालन सू ने जल्दी से अलार्म में आवाज लगाए। मैं जहर निकाल रहा हूँ, डरने की कोई जरूरत नहीं है। गूफी ने पसीने से लथपथ नालन जी को देखते हुए शांति से कहा। नालन जी ने अपने भीतर जलती हुई ज्वाला को महसूस किया जो उसकी हड्डियों में जमे परजीवी जहर को लगातार जला रही थी। हालांकि ज्वाला अविश्वसनीय रूप से तीव्र थी और उसका शरीर, जो पहले से ही कमजोर था, मुश्किल से एक बार में उपचार को सहन कर सकता था। उसका चेहरा लगातार पीला पड़ रहा था। धन्यवाद गुरु, कृपया अपनी पूरी ताकत से जारी रखें, मैं इसे सहन कर सकता हूँ। स्थिति को समझते हुए नालन जी ने अपने दांत पीस लिए और गूफी को आगे बढ़ने के लिए कहा। अपने दृढ़ संकल्प के बावजूद दर्द उसकी इच्छाशक्ति से परे था, संभवतः उसे बेहोशी की कगार पर धकेल रहा था। ये देखकर गूफी ने लापरवाही से अपनी स्टोरेज रिंग से 5वीं श्रेणी की गोली निकाली। ये गोली जीवन शक्ति को बहाल कर सकती थी। नालन जी द्वारा इसे खाने के बाद वह तरोताजा महसूस करने लगा और उसकी आंतरिक चोटें तेजी से ठीक होने लगीं। उसने गूफी की ओर देखा, उसकी आंखें विस्मय से भरी हुई थीं। नालन जी को सदमा और आभार महसूस होता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 30। गुरुजी, दवा के लिए धन्यवाद। नालन जी ने अपना आभार व्यक्त किया। गूफी ने फिर धैर्यपूर्वक अपनी स्वर्गीय लौ को नियंत्रित किया, अपनी असाधारण आत्मा नियंत्रण क्षमता का उपयोग करके काली हो चुकी हड्डियों को सावधानीपूर्वक जलाकर उनकी मूल जैसी सफेदी वापस ला दी। ये हो गया, तुम्हारे शरीर में मौजूद जहर खत्म हो गया है। नालन जी ने गहरी सांस छोड़ी। वास्तव में अब उसकी सांस में कोई काली धुंध नहीं थी। उसका रंग गुलाबी हो गया और उसकी आंखें चमक उठीं। नालन जी को कृतज्ञता महसूस हुई। भावनात्मक मूल्य जोड़ 30। मास्टर गूफी, मैं आपका जितना भी धन्यवाद करूं कम है। नालन जी, उसकी आवाज घंटी की तरह गूंज रही थी। उसने तुरंत गूफी के सामने धन्यवाद में घुटने टेकने की कोशिश की। नालन यानरान की आंखें पहले से ही लाल हो चुकी थीं। अपने दादा को स्वस्थ देखकर उसने अपना मुंह ढक लिया। उसके चेहरे पर खुशी के आंसू बह रहे थे। नालन यानरान को कृतज्ञता महसूस हुई। भावनात्मक मूल्य जोड़ 8। नालन सू को कृतज्ञता महसूस हुई। भावनात्मक मूल्य जोड़ 30। यह अनावश्यक है। नालन जी को घुटने टेकने से रोकने के लिए गूफी ने अपना हाथ हिलाया। डूक्यूई की एक कोमल धारा का उपयोग किया। मास्टर गूफी, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो क्या आप कुछ दिनों के लिए मेरे निवास पर रह सकते हैं? मैं अपना आभार उचित रूप से व्यक्त करना चाहूंगा। नालन जी ने गूफी को सीधे मास्टर कहकर संबोधित किया और बहुत सम्मान और शिष्टाचार के साथ बात की। चूंकि यह मामला सुलझ गया है, इसलिए मैं विदा लेता हूं। गूफी ने बिना किसी हिचकिचाहट के नालन जी के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। वह नालन जी के तौर तरीकों को अच्छी तरह से जानता था। हालांकि वह अब आभारी हो सकता है। अगर गूफी कभी मुसीबत में पड़ जाता तो नालन जी तुरंत खुद को उससे दूर कर लेता। हाँ, इतनी जल्दी। अगर भविष्य में मास्टर गूफी को कभी मदद की जरूरत पड़े तो कृपया मेरे पास आने में संकोच न करें। नालन जी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए और उन्हें रुकने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन ये देखकर कि गूफी विचलित थे, उन्होंने अपने शब्दों को निगल लिया और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। इस बीच नालन यानरान पहले कमरे से बाहर चले गए थे, लेकिन अब एक जेड पॉट में एक पौधा पकड़े हुए वापस आ गए। जैसे ही यह पौधा दिखाई दिया, पूरा कमरा एक हल्की और शांत सुगंध से भर गया। गूफी की नजर उसके हाथों में लगे पौधे पर रुक गई। पौधा पूरी तरह से हरा था, जो जेड के एक बारीक नक्काशीदार टुकड़े जैसा था। शीर्ष पर 7 रंगों वाला एक फूल धीरे धीरे खिल रहा था। जैसे ही फूल खिले, गूफी ये देखकर हैरान रह गए कि 7 रंग धीरे धीरे बदल रहे थे, बेहद खूबसूरत लग रहे थे। युवा मास्टर गूफी, मेरे दादाजी ने उस समय एक जादुई जानवर से लड़ाई की थी और इस पौधे की वजह से उन्हें जहर दिया गया था। यह आत्मा की शक्ति को बहाल कर सकता है। चूंकि आप एक कीमियागर हैं, मुझे विश्वास है कि यह आपके काम आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इसे अस्वीकार नहीं करेंगे। नालन यानरान ने विनम्रतापूर्वक कहा। आध्यात्मिक जड़ी बूटी को दोनों हाथों से पकड़कर गूफी को भेंट किया। ठीक है। गूफी ने सिर हिलाया और बिना किसी हिचकिचाहट के साथ जादुई हरी आत्मा लार को स्वीकार कर लिया। ये जड़ी बूटी वास्तव में कीमियागरों के लिए मूल्यवान थी। 7 जादुई हरी आत्मा लार प्राप्त करने के बाद गूफी अब और नहीं रुकना चाहता था। जल्द ही नालन जी ने लोगों के एक समूह का नेतृत्व किया और गूफी और उसके साथियों को नालन निवास के द्वार तक पहुंचाया। मास्टर गूफी, मैं एक दिन इस उपकार का बदला चुकाऊंगा, नालन जी ने गंभीर स्वर में कहा। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। गूफी ने मुस्कुराया और सिर हिलाया, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के मुड़ा और चला गया। एक हल्के नीले रंग की लंबी पोशाक पहने एक आकृति अपने निचले होंठ को हल्के से काटते हुए गूफी की विदा होती हुई आकृति को एक धुंधली निगाह से देखती रही, लंबे समय तक विचारों में खोई रही। नालन यानरान को लगता है जिज्ञासा। भावनात्मक मूल्य जोड़ 8। जियामा साम्राज्य की सबसे प्रतिभाशाली महिलाओं में से एक होने के नाते यह पहली बार था जब उसे किसी सहकर्मी ने इतना हल्के में लिया था। हालांकि गूफी जितनी अधिक उदासीन थी, वह उतनी ही अधिक जिज्ञासु हो गई। नायक सुंदरता की ओर आकर्षित होते हैं और इसी तरह सुंदरियां नायकों की ओर आकर्षित होती हैं। गूफी इतनी असाधारण होने के कारण स्वाभाविक रूप से कुछ युवा युवतियों का ध्यान आकर्षित करती थी, जिनमें शायद वह भी शामिल थी। जियामा इंपीरियल कैपिटल से कई 100 मील दूर एक पर्वत शिखर पर एक सुंदर आकृति शिखर पर खड़ी थी। एक युवा लड़की अपने बालों के एक ताले को अपने कान के पीछे ब्रश कर रही थी। उसके चेहरे पर एक चिंतित भाव था। जल्द ही एक आकृति उसके बगल में उतरी। कोई खबर है? जुनर ने पूछा। हाल ही में वह और लिंग यंग हर जगह जानकारी की तलाश कर रहे थे, एक आध्यात्मिक जड़ी बूटी खोजने की कोशिश कर रहे थे जो जियाओयान के लिए आत्मा की शक्ति को बहाल कर सके। मिस, मुझे कुछ मिल गया है। जियामा पवित्र शहर में नालन परिवार के पास 7 जादुई हरी आत्मालार नामक एक दुर्लभ पौधा है। इसकी जड़ को परिष्कृत करके एक अत्यंत गहरा तरल बनाया जा सकता है, जो आत्मा की शक्ति को बहाल करने के लिए सबसे अच्छी दवा है। जुनर ने जल्दी से मुड़कर देखा। उसकी आंखें खुशी से भर गईं। हालांकि लिंग यंग की झिझक भरी अभिव्यक्ति ने उसका ध्यान खींचा। क्या हुआ? उसने थोड़ा घबराते हुए पूछा। लेकिन वह जड़ी बूटी पहले ही यंग मास्टर गूफी द्वारा ले ली गई है। नालन परिवार के मुखिया को जहर दिया गया था और उन्होंने जड़ी बूटी को किसी ऐसे व्यक्ति को देने की पेशकश की जो उसे ठीक कर सके। यंग मास्टर गूफी ने कुछ दिन पहले नालन परिवार का दौरा किया था। उसके बाद नालन जी ठीक हो गई और 7 जादुई हरी आत्मालार युवा मास्टर गूफी को दे दी गई। उसने इसे ले लिया। जुन हैरान थी। यह इतना संयोग कैसे हो सकता है? वह भी आत्मा की शक्ति को बहाल करने के लिए एक उपाय खोज रही थी, तभी उसे पता चला कि जड़ी बूटी गूफी ने ले ली थी। जुन ने अपनी नजरें नीची की, थोड़ा भौहें से कुर्नी और बुदबुदाया। क्या उसने नहीं कहा था कि उसने जाने दिया है? लेकिन अब भी उसकी हरकतें मुझे निशाना बनाती दिख रही हैं। भाई जियाओयान को निशाना बनाती हुई। अध्याय 64। हुन कबीले के विशेषज्ञ का प्रकट होना। मिस जुनर और यंग मास्टर गूफी के बीच के मामले के बारे में मुझे हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। जुनर की धीमी बुदबुदाहट सुनकर पास में खड़ा लिंग यंग जवाब न देने का फैसला करने से पहले एक पल के लिए झिझका। हालांकि उसे लगा कि गूफी के ऐसे इरादे नहीं हो सकते हैं और यह सब महज एक संयोग है, फिर भी उसने चुप रहना चुना।
जुनर लिंगयांग की सहमति की जरूरत नहीं रखते हुए दूर तक देखती रही, कुछ देर तक सोचती रही। उसके सुंदर चेहरे पर थोड़ी सी शिकन थी। एक पल के बाद जुनर ने आह भरी और कहा, चाहे गुफी ने जानबूझकर या अनजाने में सात जादुई हरी आत्मा लार हासिल की हो, मैं उससे इसके लिए नहीं पूछ सकती। वह समझ गई कि अगर उसने मांग भी लिया तो गुफी उसे नहीं दे सकता, इसलिए वह खुद को अपमानित करने की जहमत नहीं उठाएगी। इसका मतलब यह था कि उसे अपने कबीले में वापस लौटना पड़ सकता था और आत्मा की शक्ति को बहाल करने के लिए आवश्यक दवा प्राप्त करने के लिए गो कबीले के संसाधनों पर निर्भर रहना पड़ सकता था। चूंकि वह पहले ही इसे ले चुका है, इसलिए हम केवल कहीं और खोज सकते हैं। पहाड़ की चोटी पर हवा ने उसके लंबे बालों को ऊपर उठाते हुए चीखी। हवा में लहराते आवारा बालों ने उसके विचारों को विचलित कर दिया, जिससे जुनर ने जाने से पहले धीरे से आह भरी। इस बीच जियामा साम्राज्य की सीमा के ऊपर आसमान में भयानक काली धुंध में लिपटी एक छाया अचानक रुक गई, भौहें सिकुड़ते हुए। यह आभा ये गु कबीले से लगती है। ये सोचना कि जियामा साम्राज्य के इस छोटे से कोने में उनमें से इतने सारे हैं। ऐसा लगता है कि मुझे इस बार जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए। मुझे गु कबीले को सचेत करने से बचना चाहिए। बेहतर है कि मैं अपना समय बिताऊं और बाद में काम करूं। छाया ने बड़बड़ाया। चारों ओर की काली धुंध ने उसकी आकृति को स्पष्ट कर दिया। उसकी काली आंखों में एक झिलमिलाहट ने किसी की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। गूफी की वर्तमान चरम दुपूर्वज शक्ति के साथ भी वह इस व्यक्ति के खिलाफ एक भी दौर नहीं टिक सकता। ये व्यक्ति आखिरकार हुन कबीले का एक सच्चा उच्च पदस्थ सदस्य था, जो कबीले के मिशन के लिए जियामा साम्राज्य में आया था। हालांकि जियामा साम्राज्य में प्रवेश करने से पहले उसने एक बहुत ही भयानक आभा को महसूस किया, जिसने उसे भी सावधान कर दिया। इसके अलावा वह मूल रूप से अपने मिशन को पूरा करने के लिए साम्राज्य में घुसने का इरादा रखता था। अगर वह वास्तव में प्रवेश करता तो कोई गारंटी नहीं थी कि वह बिना किसी नुकसान के निकल सकता था। अपने माथे पर जहरीले आक्रोश के निशान के साथ उसने अनिच्छा से अपनी योजना को त्याग दिया। एक पल के लिए हवा में रुक गया, फिर पास से गुजरने का नाटक किया। जियामा साम्राज्य की ओर देखने की हिम्मत किए बिना तेजी से निकल गया। हुन कबीले के विशेषज्ञ के जाने के कुछ ही समय बाद एक सफेद वस्त्र पहने हुए बुजुर्ग अचानक आसमान में दिखाई दिए, जहां वह रुका हुआ था। इस बुजुर्ग की आभा अथाह थी, उसकी धुंधली आंखों में तीक्ष्णता की चमक थी। उसके पहुंचने के तुरंत बाद उसके बगल में एक और बुजुर्ग दिखाई दिया, एक हुन कबीले का सदस्य। क्या वह बस गुजर रहा था या वह किसी खास उद्देश्य से यहाँ आया था? जब वे बात कर रहे थे तो दोनों के माथे पर गहरी उदासी छा गई। इन दोनों बुजुर्गों को गो कबीले ने गूफी और जुनर की रक्षा के लिए भेजा था। जब गूफी और जुनर एक के बाद एक चुपचाप चले गए तो गो कबीले के उच्च अधिकारियों ने निश्चित रूप से इस पर ध्यान दिया होगा। वे समझ गए थे कि गूफी अपनी यात्रा पर जाने के लिए दृढ़ संकल्पित है, इसलिए उन्होंने उसे नहीं रोका, यहाँ तक कि उम्मीद भी की कि उसे अपने अवसर मिल जाएंगे। आखिरकार गो दायरे में जीवन बहुत स्थिर था। दबाव के बिना प्रेरणा कहाँ से आएगी? हालांकि ये देखते हुए कि गूफी गो कबीले का सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाशाली व्यक्ति था, उच्च अधिकारी स्वाभाविक रूप से उसकी यात्रा के दौरान उसकी सुरक्षा के बारे में चिंतित थे। बुजुर्ग की शक्ति वास्तव में भयानक थी। अपनी आभा को छिपाने की उसकी क्षमता गूफी से कहीं अधिक थी। यहाँ तक कि गूफी ने भी कभी ध्यान नहीं दिया था कि उसका पीछा जियामा साम्राज्य तक किया गया था। इसे भूल जाओ, चूंकि युवा मास्टर गूफी इस छोटे साम्राज्य को छोड़ने वाले हैं जब तक कि उन्हें कोई खतरा नहीं है, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। एक पल के बाद बुजुर्गों में से एक ने अपना सिर हिलाया और धीरे धीरे गायब हो गया। जियामा रॉयल पैलेस में एक भव्य हॉल के भीतर। मास्टर गूफी, कृपया मुझे कुछ सिखाएं। मैं वास्तव में आपकी प्रशंसा करता हूँ। एक बर्फ सफेद हाथ ने गूफी की आस्तीन को पकड़ लिया, लगातार एक चुलबुली आवाज में विनती कर रहा था। आवाज की मालिक एक लड़की थी जो चांदी के पैटर्न के साथ कढ़ाई की गई बैंगनी पोशाक पहने हुए थी। शाही परवरिश से विकसित उसकी नाजुक विशेषताओं ने एक सहज कुलीन हवा को उजागर किया। वह बहुत बूढ़ी नहीं लग रही थी। हमेशा उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान रहती थी, जो उसके व्यवहार में लालित्य और शांति का स्पर्श जोड़ती थी। हालांकि जब वह गूफी को उसे किमिया सिखाने के लिए परेशान करती थी तो प्रतीत होता है कि वह लड़की की चमकदार आंखें शरारती मुस्कान के साथ चमकती थी। ये दर्शाता है कि वह जितनी दिखती थी उतनी शांत नहीं थी। शिष्य बनना असंभव है, लेकिन मेरे पास 7वीं कक्षा के किमियागर द्वारा लिखे गए नोट्स का एक स्क्रॉल है। इस जीवंत लड़की के लगातार अनुरोधों पर कुछ हद तक असहाय महसूस करते हुए गूफी ने अपना सिर हिलाया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। एक स्क्रॉल निकाला। क्या ये वास्तव में 7वीं कक्षा के किमियागर के नोट्स हैं? यूए खुश महसूस करता है। भावना मूल्य जोड़ 50। युवा राजकुमारी की आंखें प्रसन्नता से भरी हुई अर्धचंद्राकार हो गईं। धन्यवाद युवा मास्टर गूफी। वह चंचलता से मुस्कुराई, गूफी द्वारा उसे दिए गए नोट लिए और जाने के लिए मुड़ी। उसकी बैंगनी पोशाक तितली की तरह फड़फड़ा रही थी, साथ ही उसकी हल्की हंसी भी। ये छोटा बदमाश, गूफी ने असहाय मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। फिर वह सीधा हुआ, दूर के आकाश में देखता हुआ। उसकी आंखों में एक हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। उस पल उसने पहले ही जियामा साम्राज्य छोड़ने का फैसला कर लिया था। आखिरकार यहाँ उसे रहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसकी एकमात्र इच्छा मजबूत बनना था। उसने जियामा रॉयल पैलेस में रहते हुए ही अपने अगले गंतव्य के बारे में अपना मन बना लिया था। उसने फॉलन हॉट फ्लेम का दावा करने के लिए जियानान अकादमी जाने की योजना बनाई। जैसे ही वह जियामा साम्राज्य की राजधानी छोड़ने वाला था, साम्राज्य एक बार फिर से हिल गया। आज यून एक दुर्लभ हल्के रंग की लंबी पोशाक पहने हुए जब वे पहली बार मिले थे तब की तुलना में अधिक नर्म और कम अलग दिखाई दे रही थी। उसकी ठंडी आंखें चुपचाप गूफी को देख रही थीं। वह जानती थी कि वह इस चील को अपने पास नहीं रख सकती। उसके कंधों पर बोझ इतना भारी था कि वह सब कुछ एक तरफ रखकर उसके पीछे नहीं जा सकती थी। इसलिए यून बस इतना कर सकती थी कि प्रत्येक मुलाकात का आनंद ले सके। सुरक्षित यात्रा। यून के होंठ एक कोमल मुस्कान में बदल गए। गूफी ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर अचानक अपनी बाहें खोल दी। मैं जा रहा हूँ, क्या तुम मुझे गले नहीं लगाना चाहती? यून को संकोच और खुशी महसूस होती है। भावना मूल्य जोड़ 100। यून स्तब्ध रह गई। उसका दिमाग एक पल के लिए खाली हो गया। लंबा युवक मुस्कुराया और उसने अपने सामने खड़ी महिला को धीरे से गले लगाया, विनम्रता से अपने हाथ उसके कंधों पर रखे। उसने उसके कान में फुसफुसाया, तुमने विरोध नहीं किया तो मैं इसे सहमति के रूप में लूंगा। यून को शर्मा रही थी। भावना मूल्य जोड़ 100। यून पूरी तरह से स्तब्ध थी। उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित थी, लेकिन उसकी तेजी से बढ़ती हुई दिल की धड़कन और उसके गालों पर फैली लाली उसके भीतर की उथल-पुथल को प्रकट कर रही थी। गूफी ने धीरे से उसे छोड़ा और कहा, अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर से मिल सकते हैं। शायद जब तुम अपना बोझ नीचे रख दोगे तो तुम्हें मुझे खोजने का समय मिल जाएगा। यून को अनिच्छा महसूस हो रही थी। भावना मूल्य जोड़ 100। यून अभी भी कुछ हद तक चकित थी, लेकिन बाकी लोग पहले ही एक एक करके गूफी को विदाई देने के लिए आगे बढ़ चुके थे। युवा मास्टर गूफी, राजधानी में आपका हमेशा स्वागत है। जिया जिंगतियान ने दिल खोलकर हंस दिया। हाई बोडोंग, जो शब्दों के लिए एक नहीं था, ने बस गूफी को सिर हिलाया और कहा, जब तक हम फिर से नहीं मिलते। नालन जी ने मुस्कुराते हुए कहा, युवा मास्टर गूफी, अगर आपको कभी मदद की जरूरत हो तो इस बूढ़े आदमी को बुलाने में संकोच न करें। नालन जी आभारी महसूस करती है। भावना मूल्य जोड़ 30।
नालन जी का वादा सुनकर गूफी खुद को थोड़ा खुश महसूस करने से नहीं रोक पाए। नालन यानरा नालन जी के पीछे खड़ी थी, उसकी नज़र गूफी पर टिकी हुई थी। आमतौर पर खुशमिजाज और हंसमुख लड़की की आंखों में अब एक अजीब सी अनिच्छा थी। नालन यानरान अनिच्छुक महसूस करती है, भावना मूल्य जोड़ 8 पास में, याफी मुस्कुराए और हाथ हिलाया, उसके विचार समझ में नहीं आ रहे थे। सब लोग, अब हम चलेंगे। जियाओ यी जियान और किंगलिन को शेर राजा की पीठ पर चढ़ाने के बाद गूफी ने मुड़कर कहा, सुरक्षित यात्रा। अध्याय 65, मैं स्वर्गीय ज्वाला के लिए यहाँ हूँ। जियामा साम्राज्य की राजधानी से इसकी पश्चिमी सीमा तक एक साधारण व्यक्ति को यात्रा पूरी करने में कई महीने लगेंगे। हालांकि गूफी, जियो यी जियान और किंगलिन को लेकर एमेथिस्ट विंगलान किंग ने साम्राज्य की सीमाओं को सिर्फ एक दिन में पार कर लिया। जियामा सीमा पार करते हुए जियानान अकादमी के रास्ते में उन्हें दर्जनों देशों को पार करना पड़ा और फिर विशाल ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र को पार करना पड़ा। गूफी ने पहले भी एक बार इस मार्ग का इस्तेमाल किया था, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की ओर भागते हुए। हालांकि इस बार 2 साथियों के साथ उनकी गति धीमी थी। अपनी शुरुआती यात्रा में गूफी दृश्यों की सराहना करने के लिए बहुत अधिक केंद्रित था। अब ऐसी प्यारी कंपनी के साथ उसने अपना समय लेने का फैसला किया, इत्मीनान से गति का आनंद लिया। यात्रा लंबी थी और उनका गंतव्य ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के भीतर था। रास्ते में गूफी ने जियाओ यी जियान और किंगलिन को क्षेत्र की स्थिति से परिचित कराया। अपने अनोखे भूभाग के कारण ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र महाद्वीप के सबसे अराजक क्षेत्रों में से एक बन गया है, जहां विभिन्न देशों के अनगिनत भगोड़े सबसे बर्बर नियम स्थापित करते हैं। ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में कोई कानून नहीं है, केवल एक नियम है, जंगल का कानून। कमजोर लोगों को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र इतना अराजक स्थान होगा। गूफी की व्याख्या सुनकर जियाओ यी जियान ने खुद को भौहें सिकोड़ने से नहीं रोका। किंगशान टाउन में रहने के कारण उसने विवादों का अपना हिस्सा अनुभव किया था, लेकिन हमेशा किसी न किसी तरह की व्यवस्था थी। उसके सौम्य और शांत स्वभाव ने उसे ऐसी अराजकता से घृणा करने के लिए मजबूर कर दिया। दूसरी ओर किंगलिन कम प्रभावित थी, क्योंकि वह मनुष्यों और सांप लोगों दोनों द्वारा अस्वीकार की गई थी। वह कठिनाई की आदी थी। जैसे ही वे ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के पास पहुंचे, गूफी ने जियानान अकादमी के बारे में बात करना शुरू कर दिया। शायद अराजकता के प्रतिकार के रूप में ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में जियानान अकादमी नामक एक बहुत ही शांतिपूर्ण जगह है। अकादमी की एक निश्चित सीमा के भीतर एक शांतिपूर्ण क्षेत्र है। ऐसा कहा जाता है कि इस क्षेत्र में अराजकता लाने वाला कोई भी व्यक्ति अगले दिन अकादमी की सीमा पर डेथ स्पिरिट ट्री से लटका हुआ पाया जाएगा। जियानान अकादमी एक ऐसी जगह होनी चाहिए जिसके लिए ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के कई लोग तरसते हैं। दोनों युवतियों के चेहरे पर लालसा की झलक दिखी। गूफी ने बड़े ही जोर से मुस्कुराया, हमारा अगला गंतव्य वह अकादमी है। जियाओ यी जियान उत्साहित महसूस करता है, भावनात्मक मूल्य जोड़ 100। किंगलिन खुश महसूस करता है, भावनात्मक मूल्य जोड़ 7। ये सुनकर जियाओ यी जियान के होंठ मुस्कुराहट में बदल गए और किंगलिन की आंखें उत्साह से चौड़ी हो गईं। यह एक ऐसी जगह थी जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सोचा था, एक ऐसी जगह जो जियामा इंपीरियल पैलेस से भी अधिक आकर्षक थी। जल्द ही शेर राजा ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में उड़ गया और गूफी, जियाओ यी जियान और किंगलिन ब्लैक मार्क सिटी के बाहर उतर गए। रात को आराम करने की योजना बना रहे थे। इस जगह पर अक्सर लड़ाइयां होती थीं और बिना किसी कारण के आदेश मुख्य सड़कों पर भी सड़क पर लड़ाई छिड़ गई। खूनी झगड़े और क्रूर ऊर्जा हमलों को देखकर भले ही जियो यी जियान ने गूफी के विवरण सुने थे, इसे प्रत्यक्ष रूप से देखकर वह कुछ हद तक स्तब्ध रह गई। उसने अपने होंठ काटे, जल्दी से गूफी की नजर से मिलने के लिए मुड़ी। उसकी आंखें उस जगह के लिए तिरस्कार से भरी थीं। चीख पुकार से भयभीत किंगलिन गूफी और जियो यी जियान के पीछे छिप गया, ऊपर देखने से भी डर गया। नतीजतन उन्होंने पूरा दिन अपने सराय के कमरे में बिताया, बिना किसी खोजबीन की इच्छा के। अगली सुबह गूफी, जियो यी जियान और किंगलिन ने शेर राजा पर अपनी यात्रा फिर से शुरू की, सीधे जियानान अकादमी की ओर बढ़े। गूफी की कमान के तहत शेर राजा पूरी गति से उड़ा, दिन के अंत तक अकादमी के 100 मील के भीतर पहुंच गया। हालांकि बाहरी लोगों को इस क्षेत्र में उड़ान भरने की अनुमति नहीं थी, गूफी ने जियो यी जियान और किंगलिन के साथ शेर राजा को जारी रखने दिया। दूरी पर 2 भव्य पर्वतों के बीच बसा पीस टाउन दिखाई दिया। गर्जन, दहाड़, शेर राजा तेजी से आगे बढ़ा, उसका विशाल रूप भूमि पर छाया डाल रहा था, जिससे पीस टाउन में हलचल मच गई। अकादमी के प्रवर्तकों ने शेर राजा को तुरंत नोटिस कर लिया। ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र और जियानान अकादमी के बीच बहुत पहले हुए एक घातक युद्ध के बाद से, जिसमें 2 डू राजाओं और एक डू सम्राट के शव पीस टाउन के प्रवेश द्वार पर डेथ स्पिरिट ट्री पर लटके हुए थे, अकादमी के आसपास का क्षेत्र शांति का एक आश्रय बन गया था, जो बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग था। कोई भी शक्तिशाली ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र योद्धा हत्या के इरादे से घुसपैठ करने की हिम्मत नहीं करता था। यहाँ तक कि कभी कभार होने वाली गड़बड़ियों को भी तेजी से शांत कर दिया गया, अपराधियों को पेड़ पर लटका दिया गया। पिछले कुछ वर्षों में डेथ स्पिरिट ट्री की प्रतिष्ठा पूरे ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में फैल गई थी। इस प्रकार अकादमी ने वर्षों में इस तरह के दुस्साहसिक घुसपैठ का सामना नहीं किया था। कितना बड़ा जानवर, जमीन पर प्रवर्तक असमंजस में थे और यहाँ तक कि उनके कप्तान ने भी घबराहट के लक्षण दिखाए। स्थिति गंभीर है, जल्दी करो, उप प्रधानाध्यापक को रिपोर्ट करो। गश्ती अधिकारी चिल्लाए। गश्ती पर तैनात अधिकारियों के पास शेर राजा को रोकने का कोई रास्ता नहीं था। जल्द ही गूफी के सामने एक बड़ा शहर छा गया, जिससे वह धीरे से बोला, रुको। शेर राजा अचानक रुक गया। उसी समय शहर से 7 या 8 आकृतियां तेजी से उभरीं। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए गूफी ने उनकी ताकत को महसूस किया, ये देखते हुए कि उनमें से सबसे कमजोर भी केवल 6 सितारा डू किंग था। ये कोई और नहीं बल्कि आउटर अकादमी के प्रधानाध्यापक हुगन और आउटर अकादमी के कई अन्य बुजुर्ग थे। आप कौन हैं और आप जियानान अकादमी के नो फ्लाई नियम की अवहेलना क्यों करते हैं? जो बोला वह हुगन था, एक शीर्ष डू सम्राट। हालांकि गूफी की 6ठी श्रेणी के जादुई जानवर पर सवारी और नियमों के प्रति उसकी अवहेलना एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि का सुझाव देती थी। हुगन ने अपने विशाल अनुभव और ताकत के साथ अपने सदमे को दबा दिया और गंभीरता से पूछा। हुगान के पीछे बाहरी अकादमी के बुजुर्ग और प्रवर्तक तैयार खड़े थे, गूफी को कुछ आशंका के साथ देख रहे थे। शेर राजा के सिर के ऊपर खड़े होकर गूफी ने हुगान को देखा और शांति से बोला, मेरा नाम गूफी है। मैंने सुना है कि अकादमी में एक स्वर्गीय ज्वाला है, इसलिए मैं उसे देखने आया हूँ। गूफी ने अपना उद्देश्य नहीं छिपाया, सीधे सीधे बोला। डू पूर्वज के शिखर पर अपनी वर्तमान ताकत के साथ एक आदरणीय को तोड़ने की कगार पर, उसके सामने कोई भी चुनौती नहीं दे सकता था। इस प्रकार अकादमी में घुसपैठ करने के लिए किसी भी चाल या दिखावे की आवश्यकता नहीं थी। अध्याय 66, क्या मैंने सही सुना? एल्दर ने इस बच्चे को वरिष्ठ कहा। फुकियान को नाखुशी हुई, भावनात्मक मूल्य जोड़ 3 तो तुम स्वर्गीय ज्वाला के लिए यहाँ हो? हुगान ने भौहें सिकोड़ी, स्पष्ट रूप से नाखुश। ये दुस्साहसी युवक जो कहीं से भी प्रकट हुआ, न केवल अकादमी के नो फ्लाई नियम की अनदेखी करता था, बल्कि बेशर्मी से एक उड़ते हुए जादुई जानवर पर सवार होकर सीधे परिसर में घुस जाता था। सबसे बड़ी बात यह है कि उसके पहले शब्द जियानान अकादमी की सबसे बेशकीमती संपत्ति को लेने के बारे में थे। इससे कोई भी नाराज हो सकता था। हालांकि अगले ही पल उसकी कसी हुई भौहें ढीली पड़ने लगी, उसकी आंखें सदमे से भरी हुई थीं।
गूफी के बोलने के तुरंत बाद उसने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी और एक क्षणभंगुर चंचल मुस्कान उसके होठों के कोनों पर खींच गई क्योंकि उसने सीधे अपने पूर्वज साधना स्तर को प्रकट किया। हुगन को झटका लगा। भावनात्मक मूल्य जोड़ 3-0। एक भयंकर जानवर का सामना करने जैसा दमनकारी आभा इतना शक्तिशाली था कि हुगन का शरीर भी अकड़ गया, उसकी अभिव्यक्ति जम गई और उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं। यह अनुभूति उसके पीछे खड़े लोगों के लिए और भी तीव्र थी जिनका साधना स्तर बहुत कम था। इस पूर्ण अप्रतिरोध्य दबाव ने हुगन को जियानान अकादमी के 2 अत्यंत रहस्यमयी संरक्षकों की याद दिला दी। इस व्यक्ति की आभा उन 2 वरिष्ठों से भी अधिक भयानक लगती है। हुगन की याद में 2 संरक्षक, एक काले और दूसरा सफेद कपड़े पहने हुए, हमेशा अपने चेहरे लंबे हुड के नीचे छिपाए रखते थे, केवल उनकी ठुड्डी और कसकर दबाए हुए होंठ दिखाई देते थे। उनकी यथा उपस्थिति कुछ ऐसी थी जिसे हुकियान ने कभी परखने की हिम्मत नहीं की थी। उसे केवल इतना याद था कि कैसे हर बार जब पुस्तकालय मंडप खोला जाता था तो उन 2 संरक्षकों की संक्षिप्त उपस्थिति उस पर एक अमिट छाप छोड़ती थी। हालांकि उसके सामने रहस्यमय युवक अब एक ऐसी आभा बिखेर रहा था जो दोनों संरक्षकों से भी अधिक शक्तिशाली और दमनकारी थी। इस क्षमता का एक मजबूत व्यक्ति कम से कम डू पूर्वज के शिखर पर था, संभवतः डू वेनेरिक क्षेत्र में भी कदम रख चुका था। उसकी निगाहें अधिक गंभीर हो गईं और उसका स्वर सम्मानजनक हो गया। हुगान ने श्रद्धा महसूस की। भावनात्मक मूल्य जोड़ 3-0। ऐसे दुर्जय व्यक्ति का सामना करते हुए उसने उसकी उपेक्षा करने या गूफी की पृष्ठभूमि में झांकने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उसने बड़े सम्मान के साथ पूछा, वरिष्ठ, क्या आप यहाँ सिर्फ स्वर्गीय ज्वाला को देखने आए हैं? साधकों के बीच मजबूत लोगों का हमेशा सम्मान किया जाता है। भले ही हुगान अपने जीवन के चरम पर था और गूफी एक युवा की तरह दिख रहा था, उसने जरा भी अनादर दिखाने की हिम्मत नहीं की। टीएलएन बस देखा कि वह एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी है। इस तरह के सम्मानजनक लहजे का उपयोग करते हुए और यहाँ तक कि गूफी को वरिष्ठ कहकर संबोधित करते हुए जियो यी जियान और किंगलिन सहित मौजूद किसी भी व्यक्ति को कुछ भी गलत नहीं लगा। एक पल के चिंतन के बाद गूफी ने सीधे बात की, अगर स्वर्गीय ज्वाला मुझे संतुष्ट करती है तो मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। बेशक मैं अकादमी को नुकसान नहीं होने दूंगा। मैं ऐसा मुआवजा दूंगा जो स्वर्गीय ज्वाला से कम मूल्यवान नहीं होगा। अगर हुगान ने गूफी की दुर्जय ताकत को महसूस नहीं किया होता तो वह इन शब्दों को सुनकर क्रोधित हो जाता। आखिरकार स्वर्गीय ज्वाला अकादमी की जीवन रेखा थी। हालांकि गूफी की आभा को महसूस करने से ही उसे यह स्पष्ट हो गया कि ऐसे मजबूत व्यक्ति का विरोध करना एक मूर्खतापूर्ण प्रयास होगा जिसके परिणामस्वरूप संभवतः एक दयनीय परिणाम होगा। फिर भी बाहरी अकादमी के प्रधानाध्यापक के रूप में हुगान जियानान अकादमी के लिए स्वर्गीय लॉ के महत्व के बारे में बहुत जागरूक थे। हुगान को झिझक महसूस हुई। भावनात्मक मूल्य जोड़ 3-0। इसलिए वह लगभग अपने दांत पीस रहा था क्योंकि वह लंबे समय तक झिझकता रहा और आखिरकार गूफी से बात करने का साहस जुटा पाया। वरिष्ठ, यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। क्या मैं अनुरोध कर सकता हूं कि हम इस पर आगे चर्चा करें? इस बीच शायद आप जियानान शहर में आराम कर सकते हैं। स्वर्गीय लॉ अकादमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। यदि आवश्यक हो तो अकादमी अपनी रक्षा के लिए एक मजबूत व्यक्ति, यहाँ तक कि डू पूर्वज के शिखर पर भी, को अपमानित करने में संकोच नहीं करेगी। मैं आपको 2 दिन देता हूँ। 2 दिनों में मुझे संतोषजनक उत्तर मिलने की उम्मीद है। गूफी को कोई जल्दी नहीं थी और उसने शांति से उत्तर दिया। आखिरकार स्वर्गीय ज्वाला सुरक्षित रूप से बंद थी और भाग नहीं सकती थी, इसलिए उसे आक्रामक तरीके से कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। गूफी के निर्देशों का पालन करते हुए शेर राजा अकेले ही शांति नगर के बाहर एक उपयुक्त स्थान पर आराम करने के लिए उड़ गया। इस बीच गूफी स्पष्ट रूप से उत्सुक जियाओ यी जियान और किंगलिन के साथ जियानान शहर में प्रवेश किया। प्रस्थान करने से पहले हुकियान ने सम्मानपूर्वक पूछा, वरिष्ठ, क्या आप चाहते हैं कि अकादमी से कोई बुजुर्ग आपके साथ आए? गूफी ने हल्के से अपना सिर हिलाया और फिर आगे बढ़ गया। भाई गूफी, ये जियानान शहर वास्तव में महाद्वीप की सबसे पुरानी अकादमी के जन्मस्थान के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। इसका नाम ही यहाँ अनगिनत लोगों को आकर्षित करता है। चौड़ी पत्थर की पक्की सड़क पर चलते हुए जियाओ यी जियान ने भीड़-भाड़ और उनके चेहरों से झलकती खुशी को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। जीवंत माहौल ने उसे प्रभावित किया क्योंकि जियामा साम्राज्य की शाही राजधानी भी इसकी तुलना नहीं कर सकती थी। उसने अपनी आंखें चौड़ी की, उत्सुकता से आसपास के माहौल को देखा। शहर की जीवंतता, जो शाही राजधानी से भी बढ़कर थी, ने जियाओ यी जियान को विस्मय में डाल दिया। सड़क के किनारे विक्रेता हर जगह थे जो उत्साह से ग्राहकों को बुला रहे थे। इस शहर में व्यापारी ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के अन्य हिस्सों के विपरीत लूटे जाने के डर के बिना अपना व्यवसाय कर सकते थे, जिससे यह एक बहुत ही सुरक्षित जगह बन गई। हालांकि जब वे शहर के केंद्र के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक सड़क पर विक्रेता अन्य सड़कों पर विक्रेताओं से अलग थे। शायद जियानान अकादमी के निकट होने के कारण इस सड़क पर अधिकांश स्टॉल पर डू तकनीक, खेती के तरीके और गोलियां जैसी वस्तुएं प्रदर्शित की गई थीं। मुझे आश्चर्य है कि अकादमी अंदर से कैसी दिखती है। जियाओ यी जियान सड़क के बीच में खड़ी थी, उसकी निगाह अकादमी के प्राचीन द्वार पर टिकी थी जो जिज्ञासा से भरी हुई थी। जियो यी जियान की आंखों में लालसा देखकर गूफी ने हंसते हुए उसे और किंगलिन को प्रवेश द्वार की ओर ले गया। अकादमी के बाहरी द्वार पर पहरेदार तैनात थे। जब उन्होंने गूफी और अन्य लोगों के अपरिचित चेहरे देखे तो वे उन्हें रोकने ही वाले थे। रुको! अचानक पीछे से एक आवाज आई। पहरेदार ने मुड़कर देखा कि यह बाहरी अकादमी का एक बुजुर्ग था। फिर पहरेदार ने आश्चर्य से देखा कि बुजुर्ग स्वाभाविक रूप से गूफी को आंतरिक अकादमी के अंदर ले जा रहा था। वरिष्ठ, कृपया इस तरफ आइए। बाहरी अकादमी के पहरेदार को आश्चर्य हुआ। भावनात्मक मूल्य जोड़े, क्या मैंने सही सुना? क्या एल्डम्यू ने अभी उस बच्चे को वरिष्ठ कहा था? इस दृश्य ने गेट पर खड़े पहरेदार को पूरी तरह से चौंका दिया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि बाहरी अकादमी का एक बुजुर्ग एक युवा व्यक्ति को वरिष्ठ कहकर संबोधित करेगा। गूफी ने इत्मीनान से बाहरी अकादमी के बुजुर्ग का पीछा किया, पूरी तरह से गार्ड के हैरान भाव को अनदेखा करते हुए। जियो यी जियान ने गार्ड के स्तब्ध चेहरे को देखा और खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। हालांकि किंगलिन को स्थिति समझ में नहीं आई और उसने जियो यी जियान को उलझन में देखा और फिर गूफी का आज्ञाकारी ढंग से पीछा किया। उसकी बड़ी हरी सांप जैसी आंखें उत्सुकता से उसके आसपास के वातावरण को स्कैन कर रही थीं। जैसे ही वे बाहरी अकादमी में दाखिल हुए, गूफी ने बुजुर्ग से कहा, हमें आगे मार्गदर्शन करने की कोई जरूरत नहीं है, हम बस अपने आप ही खोज करेंगे। बाहरी अकादमी के बुजुर्ग के साथ होने से वे जहां भी जाते वहां सबका ध्यान आकर्षित होता। हालांकि गूफी को दूसरों की घूरने से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन यह निश्चित रूप से अकादमी के उनके दौरे में बाधा डालता। अध्याय 67। क्या सभी पुरुष ऐसे ही होते हैं? ठीक है, तो मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, सीनियर। एल्डम्यू ने सम्मानपूर्वक हाथ जोड़कर अभिवादन किया और फिर विदा हो गए। एल्डम्यू के चले जाने के बाद जियाओ यी जियान को अधिक सहजता महसूस हुई और वह उत्साह से बोली, भाई गूफी, तो अकादमी ऐसी दिखती है। ये वाकई बहुत अच्छी लगती है। उसकी नजर कई छात्रों पर पड़ी जो गंभीरता से चर्चा में लगे हुए थे। उनके शरीर पर 2 क्यूई की लहरें उठ रही थीं, जो काफी केंद्रित दिख रहे थे। ईर्ष्या से भरी किंगलिन ने अपनी सरल इच्छा को जोर से व्यक्त किया, भाई गूफी, मैं भविष्य में भी जियानान अकादमी में जाना चाहती हूँ।
अकादमी के अंदर का माहौल हालांकि अभी भी प्रतिस्पर्धी था, लेकिन अन्य जगहों की तुलना में कहीं अधिक शुद्ध था। इस तरह का माहौल कुछ ऐसा था जिसे जियाओ यीजियान और किंग लिन ने पहले कभी अनुभव नहीं किया था, जिससे उन्हें तड़प की तीव्र भावना महसूस हुई। वे तीनों आराम से बाहरी प्रांगण में टहलते रहे। कुछ ही देर में गूफी ने देखा कि 7 या 8 पुरुष छात्र आगे इकट्ठे हुए हैं और जोर जोर से किसी बात पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे ही गूफी और उनका समूह पास आया, उन्होंने स्वाभाविक रूप से उनकी बातचीत के विषय को सुन लिया। हालांकि चर्चा की सामग्री ने जियाओ यीजियान को अनजाने में अपनी भौहें सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया। देखो, वह जियाओ यू है। वे पैर वाकई कमाल के हैं। गूफी और जियाओ यीजियान ने आवाज का अनुसरण किया और एक खूबसूरत महिला को अकादमी की पोशाक पहने हुए गलियारे से नीचे चलते देखा। महिला ने अपनी कमर पर तलवार बांधी हुई थी और उसका कद लंबा और सुंदर था, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान उसकी चिकनी लंबी टांगों पर गया। यहाँ तक कि मोहक्याफी भी इन टांगों की बराबरी नहीं कर सकती थी। उन पर गर्म धूप की रोशनी पड़ रही थी, जिससे वे सफेद जैद या बर्फ की तरह चमक रहे थे, लगभग अंधा कर देने वाले सफेद। उन लंबी टांगों में, जो एक सौम्य अनुग्रह के साथ चल रही थी, एक नर्म नाजुक बनावट थी जो बेहतरीन जैद की तरह थी। वे पैर वाकई कमाल के हैं। ऐसी असाधारण टांगें देखकर आमतौर पर शांत और संयमित रहने वाला गूफी भी उनकी प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक पाया। उसकी निगाहें कुछ देर और टिकी रहीं। क्या सभी पुरुष ऐसे ही होते हैं जो एक सुंदर महिला को देखकर हिल नहीं पाते? जियाओ यीजियान पुरुष छात्रों की निगाहों और भद्दी टिप्पणियों को देखकर जल्दी से समझ गई कि वे किसके बारे में बात कर रहे थे और उसने घृणा से अपने होंठ सिकोड़ लिए, धीरे से फुसफुसाते हुए। इस समय उसने अभी तक गूफी के संक्षिप्त विराम पर ध्यान नहीं दिया था। जैसे ही लंबी महिला पास आए, एक और आकृति तेजी से आगे बढ़ी। लाल कपड़ों में एक युवा महिला। उसका चेहरा हालांकि असाधारण रूप से सुंदर नहीं था, एक चमकदार मुस्कान के साथ चमक रहा था और उसके भूरे बाल एक आकस्मिक पोनीटेल में बंधे थे। उसका फिगर लगभग कामुक था। उसकी पतली कमर और गोल उभरे हुए कूल्हे बिल्कुल आनुपातिक थे, जो उसे और भी आकर्षक बना रहे थे। हालांकि उसका रूप पहली महिला से थोड़ा कमतर था, लेकिन उसका उग्र और बेहद कामुक फिगर किसी भी पुरुष को ललचाने के लिए पर्याप्त था। जब वह पहुंची तो आसपास के कई पुरुष चुपचाप उसकी ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाए। वाह, जूनी, जियाओ यू से भी ज्यादा आकर्षक लग रही है। तुमने सही कहा, वह कमर, वह फिगर, यह एकदम सही है। पुरुष छात्रों की टिप्पणियों को सुनकर जियाओ यीजियान कुछ अवाक रह गई और उसने अपनी नाक सिकोड़कर असहमति जताई। उफ, ये लोग वाकई कुछ खास हैं। उसने अपना सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि जब पुरुष छात्र अकादमी में इकट्ठा होते हैं तो वे वास्तव में किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं। गूफी ने भौहें उठाईं, लेकिन आश्चर्यचकित नहीं हुआ। अपने पिछले जीवन में जब वह पृथ्वी पर एक छात्र था तो उसके पुरुष सहपाठियों की भी यही आदतें थीं, सुंदर दृश्यों की प्रशंसा करने के लिए एक साथ इकट्ठा होना, बिना किसी रोक टोक के अपने विचार साझा करना। आह भाई गूफी, तुम भी उधर देख रहे हो। जियाओ यीजियान नाराज महसूस करता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 100। अचानक जियाओ यीजियान ने देखा कि गूफी भी उसी दिशा में देख रहा था। तुरंत वह गुस्से में उसके पास आए, उसकी आस्तीन पकड़ी और उसे घसीट कर ले गई। किंग लिन, जो अभी भी इतनी छोटी थी कि समझ नहीं पाई कि क्या हो रहा है, हैरान होकर उनके पीछे चली गई। उसे आश्चर्य हुआ कि जियाओ यीजियान ने अचानक गूफी को क्यों खींच लिया। क्या वे तीनों भी अकादमी के छात्र हैं? मैंने उन्हें पहले क्यों नहीं देखा? मैंने भी उन्हें नहीं देखा। वे शायद छात्र नहीं हैं। वे अंदर कैसे आए? इस समय पुरुष छात्रों के समूह ने आखिरकार गूफी और उसके साथियों को जाते हुए देखा। तीनों में से किसी ने भी अकादमी की वर्दी नहीं पहनी थी। पुरुष छात्र को संदेह हुआ। भावनात्मक मूल्य जोड़ 0.1। उनकी निगाहें गूफी और उसके बगल में बैठी 2 लड़कियों पर पड़ी जो संदेह से भरी हुई थीं। खासकर जब उन्होंने जियाओ यीजियान और किंग लिन को देखा तो पुरुष छात्रों में से एक में ईर्ष्या भड़क उठी। वह जोर से चिल्लाया, तुम तीनों कौन हो? तुम अकादमी में कैसे आए? पुरुष छात्र को ईर्ष्या हुई। भावनात्मक मूल्य जोड़ 0.1। गूफी शांत और अविचलित रहा। वह जानता था कि अपनी आभा को छिपाने से कुछ छोटी मोटी परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन उनसे निपटने की क्या जरूरत है। चलो कहीं और चलते हैं। गूफी ने सीधे तौर पर छात्र की अनदेखी की और चुपचाप जियाओ यीजियान और किंग लिन को सुझाव दिया। रुको तुम। पुरुष छात्र नाराज महसूस करता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 0.1। छात्र अनदेखा और शर्मिंदा महसूस करते हुए अपनी आवाज और भी ऊंची कर दी। कष्टप्रद, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, अचानक उसे एक बहुत बड़ी ताकत ने मारा, जिससे वह उड़ गया और जमीन पर गिर गया। जैसे ही धूल जमी, छात्र खांसने लगा और दर्द से कराहने लगा, अपने पैरों पर वापस खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा था। बाहरी अकादमी का छात्र हैरान महसूस करता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 0.1। अन्य लोग दंग रह गए, ये देखने में असमर्थ थे कि गूफेई ने क्या किया था, और वहीं जम गए। कुछ ही दूरी पर जियाओ यू और जूनी दोनों ने अपना ध्यान गूफेई की ओर लगाया। उनकी आंखें जिज्ञासा से भरी हुई थीं। जियाओ यू को उत्सुकता महसूस होती है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 5। जूनी को उत्सुकता महसूस होती है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 3। गूफेई और उसका समूह अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहा और किसी ने उन्हें फिर से रोकने की हिम्मत नहीं की। थोड़ी देर बाद एक छात्र जिसने एल्डम्यू को अकादमी के चारों ओर गूफेई का सम्मानपूर्वक मार्गदर्शन करते हुए देखा था, झिझकते हुए बोला, अभी अभी मैंने एक एल्डर को उन्हें बाहरी अकादमी में सम्मानपूर्वक आमंत्रित करते हुए देखा, यहाँ तक कि उस व्यक्ति को वरिष्ठ कहकर भी पुकारा। हर कोई स्तब्ध रह गया, उनके दिमाग खाली हो गए। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने गलत व्यक्ति को नाराज कर दिया हो? उस शाम गूफेई, जियाओ यीजियान और किंग लिन ने जियानान अकादमी में नहीं रहने का फैसला किया। इसके बजाय वे शहर में एक व्यस्त सराय में रुके। सराय में चहल पहल थी और जियाओ यीजियान और किंग लिन ने नए कपड़े पहनकर पूरी शाम खुशी खुशी चहल पहल भरी सड़कों पर खोजबीन की। जब तक चांद आसमान में नहीं चढ़ गया तब तक वे अनिच्छा से गूफी का पीछा करते हुए सराय में वापस नहीं आए। इस बीच रात के अंधेरे में 3 आकृतियां दूर के पहाड़ों से जियानान शहर की ओर उड़ीं। उनका नेतृत्व करने वाले के पास डुक्यूई पंख नहीं थे और वह हवा में चल रहा था, जो स्पष्ट रूप से एक डू पूर्वज था। यह व्यक्ति सुकियान था, जो जियानान अकादमी का पहला एल्डर था और अकादमी का एकमात्र खुले तौर पर मान्यता प्राप्त डू पूर्वज विशेषज्ञ था। अध्याय 68। अगर मंग तियानची यहाँ भी थी तो क्या हुआ? जब से सुकियान को बाहरी अकादमी से हुगन का संदेश मिला था, तब से उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर बनी हुई थी। उसने गूफी की पहचान के बारे में अनुमान लगाया था, लेकिन अपने ज्ञान के साथ वह गू कबीले के नंबर 1 प्रतिभाशाली गूफी को कैसे पहचान सकता था? इस समय वह इन अकादमी से प्रस्थान करने के बाद बिना रुके कई बुजुर्गों के साथ जियानान शहर की ओर भाग रहा था। अगर उस व्यक्ति ने बल का प्रयोग नहीं किया तो ये पुराने प्रधानाध्यापक के लिए विचार से बाहर होने की संभावना है, जिसका अर्थ है कि अभी भी बातचीत की गुंजाइश है। सुकियान ने मन ही मन गणना की, क्योंकि अगर स्वर्गीय ज्वाला का दावा करने वाला व्यक्ति वास्तव में उतना ही शक्तिशाली था जितना कि हुगन के संदेश ने सुझाया था, भले ही वे जल्दी से आगे बढ़ गए हों, वे केवल तर्क के आधार पर बहस कर सकते थे। प्रतिरोध का कोई फायदा नहीं होगा। आखिरकार वे कम से कम डू पूर्वज स्तर के शिखर पर किसी व्यक्ति से निपट रहे थे। सुकियान अब केवल 2 सितारा डू पूर्वज था, वह संभवतः कैसे मेल खा सकता था?
अगली सुबह गूफी, जियोई जियान और किंगलिन के साथ जियानान अकादमी के बाहरी अकादमी के प्रवेश द्वार पर चले गए, एक बार फिर से प्रवेश करने का इरादा रखते हुए। इस समय जियानान अकादमी के बुजुर्गों के वस्त्र पहने हुए लोगों का एक समूह विपरीत दिशा से आया। प्रमुख मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के चेहरे पर एक विनम्र मुस्कान के साथ एक गंभीर चेहरा था, लेकिन उसकी आंखों में चिंता का एक संकेत छिपा था। सुकियान ने झिझक की भावनाएं विकसित की हैं। भावनात्मक मूल्य जोड़ 5-0। उसने हल्के से अपनी भौं को सिकोड़ा, फिर जल्दी से उसे ढीला किया, अपने कदमों को क्षण भर के लिए रोक दिया। कारण सरल था, गूफी बहुत युवा दिख रहा था, हुगान के संदेश में वर्णित दुर्जय व्यक्ति से पूरी तरह अलग, जो संभवतः डू वेनेरेट स्तर पर था। सिस्टम के संकेत को सुनने पर गूफी ने धीरे से अपनी नजर उठाई, सीधे सुकियान की आंखों से मिला। उन गहरी शांत काली आंखों को देखकर सुकियान का दिल अचानक धड़क उठा। उसकी गहरी इंद्रियों ने उसे बताया कि उसके सामने दिखने वाला साधारण युवक बेहद खतरनाक था। उसके पीछे से एक धीमी आवाज आई, महान बुजुर्ग, ये वही वरिष्ठ है जिसका मैंने उल्लेख किया था। हुगान के शब्दों को सुनकर सुकियान ने धीरे से सिर हिलाया और अपनी नजरें वापस खींच ली। अब उसके मन में कोई संदेह नहीं था। फिर वह जल्दी से गूफी की ओर चला गया और सम्मानपूर्वक उसका अभिवादन किया। गूफी ने एक भान उठाए। इन अकेडमी के इस महान बुजुर्ग का व्यवहार बहुत अच्छा था। वह अपनी कम उम्र के कारण हुगान के संदेश पर संदेह नहीं कर रहा था। सावधानी से गूफी की ओर देखते हुए सुकियान ने पूछा, वरिष्ठ, क्या आप वास्तव में स्वर्गीय ज्वाला के लिए आए हैं? गूफी ने लापरवाही से उसकी ओर देखा, उसकी उंगलियां थोड़ी हिल रही थीं, फिर उसने प्रभुत्व के भाव से सिर हिलाया। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी थीं, जैसे कि यह पहले से ही उसका था। वास्तव में वरिष्ठ, आपको पता होना चाहिए कि वह ज्वाला हमारी आंतरिक अकादमी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। सुकियान ने भौहें सिकोड़ी, एक पल के लिए झिझकी, फिर चतुराई से बोली, फॉलन हॉट फ्लेम को छोड़ सकता है, जो डू क्यूई को परिष्कृत करने में सहायता करता है, जो अनिवार्य रूप से खेती के लिए एक धोखा है। इसे ब्लेजिंग स्काई क्यूई रिफाइनिंग टावर के नीचे दबा दिया गया था, जो लगातार जियानान अकादमी को सहायता प्रदान करता था, जो आंतरिक अकादमी की नींव के रूप में कार्य करता था। सुकियान इन अकादमी के महान बुजुर्ग के रूप में स्वाभाविक रूप से सबसे अधिक जागरूक थे कि फॉलन हॉट फ्लेम के बिना इन अकादमी प्रतिभाओं का पोषण करने में सक्षम नहीं होगी, जैसा कि वह वर्तमान में कर रही है और धीरे धीरे कम हो जाएगी। यदि इन अकादमी कम हो जाती है और बाहरी दुनिया को इसके बारे में पता चलता है, तो यह अनिश्चित था कि जियानान अकादमी ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में रह सकती है या नहीं। इस वजह से सुकियान समझौता करने के लिए तैयार नहीं थी। मैं आपकी अकादमी के लिए गिरे हुए हृदय की लॉ के महत्व से पूरी तरह वाकिफ हूं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा था, स्वर्गीय लॉ लेने के बाद मैं मुआवजा प्रदान करूंगा ताकि आपकी आंतरिक अकादमी को कोई नुकसान न हो। गूफी ने फिर से सिर हिलाया, खुलकर बोलते हुए, वह जो मुआवजा दे सकता था वह निश्चित रूप से गिरे हुए हृदय की लॉ से कमतर नहीं होगा। वरिष्ठ, हालांकि गिरे हुए हृदय की लॉ साधना को गति दे सकती है, लेकिन यह आपके जैसे किसी व्यक्ति के लिए बहुत उपयोगी नहीं हो सकती है, और स्वर्गीय लॉ को परिष्कृत करना खतरे से भरा है। सुकियान का लहजा विनम्र बना रहा, फिर भी गिरे हुए हृदय की लॉ को अकादमी के भीतर रखने की कोशिश कर रहा था। वास्तव में गूफी के लिए, जो डू पूर्वज के शिखर पर था और डू वेनेरेट में प्रवेश करने की कगार पर था, गिरे हुए हृदय की लॉ द्वारा प्रदान की गई साधना गति में वृद्धि बहुत कम लाभकारी होगी, अधिक से अधिक एक मामूली बढ़ावा। हालांकि स्वर्गीय ज्वाला को परिष्कृत करने का खतरा, जिसका उल्लेख सुकियान ने किया था, गूफी के लिए कुछ भी नहीं था। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, एकमात्र गिरे हुए हृदय की ज्वाला को संभालना मेरे बस में है। गूफी ने अपनी भौहें उठाई, आत्मविश्वास से अपनी स्थिति बताते हुए झुकने से इनकार कर दिया। सुकियान ने कठिनाई की भावनाएं विकसित की हैं, भावनात्मक मूल्य जोड़ 2-0। सुकियान ने आह भरी, फिर आगे बढ़ने के लिए एक कदम पीछे हटने का फैसला किया। वरिष्ठ, चूंकि आप इतने आश्वस्त हैं, इसलिए हम और कुछ नहीं कह सकते। हालांकि वह स्वर्गीय ज्वाला हमारे पुराने प्रधानाध्यापक द्वारा छोड़ी गई थी, हमारे पास इसे संभालने का अधिकार नहीं है। उसने अपने शब्दों को विराम दिया। सुकियान को पता था कि उनके पुराने प्रधानाध्यापक मंग तियांची एक पूर्ण डू वेनेरेट विशेषज्ञ थे। हालांकि उन्होंने गिरे हुए हृदय की ज्वाला को छोड़ दिया और फिर चले गए, शायद ही कभी जियानान अकादमी के मामलों को संभालते हुए दुनिया की यात्रा करना पसंद करते थे, फिर भी उनका नाम पूरे ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र पर हावी था। यदि स्वर्गीय ज्वाला खो गई, तो हम पुराने प्रधानाध्यापक को यह नहीं समझा पाएंगे। सुकियान ने गूफी को कुछ झिझक पैदा करने की कोशिश करते हुए पुराने प्रधानाध्यापक का जिक्र करते हुए कहा। लेकिन गूफी कैसे डर सकता था? अपनी हैसियत के साथ भले ही मंग तियांची यहाँ होता, फिर भी वह स्वर्गीय ज्वाला का दावा करने की हिम्मत करता। आखिरकार स्वर्गीय ज्वाला सूची में गिरे हुए हृदय की ज्वाला को उच्च स्थान नहीं दिया गया है, और अर्धसंत और उससे ऊपर के स्तर पर ऐसी स्वर्गीय ज्वाला का कोई उपयोग नहीं होगा। TLN, मैं यहाँ बकवास कह रहा हूँ, कोई भी स्वर्गीय ज्वाला ओपी है। वरिष्ठ मंग तियांची ने एक विशिष्ट विद्यालय बनाने के लिए इन अकादमी में स्वर्गीय ज्वाला को छोड़ दिया। चूंकि मैंने कहा था कि मैं इन अकादमी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, इसलिए मेरा मतलब है। गूफी ने सीधे पुराने प्रधानाध्यापक का नाम लिया, उनकी आवाज में डर का कोई संकेत नहीं था। मार्गदर्शन करो। सुकियान ने अपना मुंह खोला और कुछ और कहना चाहा, लेकिन गूफी के अगले शब्दों ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसने भौहें सिकोड़ी, लेकिन आगे कुछ नहीं कहा। गूफी की उंगलियां फड़कने लगी और उसका डू उछल पड़ा। तुरंत एक जानी पहचानी विशालकाय आकृति बहुत दूर से उड़कर आई। इसकी विशाल छाया ने जियानान शहर में कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। गूफी ने एक आदेश दिया और विशाल नीलम पंख वाला शेर राजा सीधे जियानान शहर के ऊपर से उड़ गया। गूफी ने जियाओई जियान की पतली कमर को पकड़ा, किंगलिन को साथ लिया और इन अकेडमी के बुजुर्गों और सुकियान के सामने हवा में कदम रखा। उसकी आकृति बदल गई, सीधे शून्य में कदम रखा और बिना किसी सहायता के शेर की पीठ पर उतर गया। शुरू में सुकियान के पीछे बैठे बुजुर्ग अभी भी गहन चर्चा कर रहे थे। कई लोगों को संदेह था कि क्या गूफी वास्तव में उतना ही भयानक रूप से शक्तिशाली है जितना हुगान ने वर्णन किया था, संभवतः सुकियान से भी कहीं अधिक। लेकिन गूफी की हवा में चलने की क्षमता ने सभी बुजुर्गों को चुप करा दिया, जिससे उसकी ताकत के बारे में कोई भी संदेह दूर हो गया। जमीन पर सुकियान और हुगान ने एक दूसरे को देखा, दोनों असहाय होकर आहें भर रहे थे। गूफी के बलशाली व्यवहार को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि चाहे वे कितनी भी बातचीत करने की कोशिश करें, गूफी गिरे हुए दिल की लॉ को लेने के लिए दृढ़ था। चूंकि गूफी अभी भी उन्हें सूचित करने के लिए पर्याप्त विनम्र था, इसलिए वे उसे मना करके ऐसे शीर्ष डू पूर्वज विशेषज्ञ को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद सुकियान, हुगान और अन्य लोगों के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और फिर गूफी से आगे बढ़ने लगे। नीलम पंख वाला सिंह राजा बड़े समूह के पीछे पीछे शहर से बाहर उड़ता हुआ चला गया। अध्याय 69, जियोई जियान का संकल्प। जोड़ अपडेट किया गया शेड्यूल। गूफी ने फॉलन हॉट फ्लेम को सीधे लेने के बजाय जियानान सिटी में समय बिताने का कारण, जैसा कि उसने सी हॉट फ्लेम के साथ किया था, यह था कि वह इन अकेडमी के सटीक स्थान के बारे में पूरी तरह से निश्चित नहीं था। इसके अतिरिक्त जियानान सिटी में कुछ अनूठी विशेषताएं थीं जो स्थानीय संस्कृति का अनुभव करने के लिए जियोई जियान और किंगलिन के साथ अन्वेषण करने के लिए सार्थक थीं।
बेशक अगर वह वास्तव में इन अकेडमी को खोजना चाहता था तो वह ऐसा कर सकता था, लेकिन ये समय की बर्बादी होती। इन अकेडमी से किसी व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत रूप से उसका मार्गदर्शन करना अधिक सुविधाजनक था। इन अकेडमी जियानान सिटी के पीछे विशाल पहाड़ों में स्थित थी, एक ऐसी जगह जो आम लोगों के लिए अज्ञात थी। घने जंगल में कई जादुई जानवर भरे हुए थे। आसमान में ऊंचे से भी वे नीचे कई अजीब और विचित्र जीवों को देख सकते थे। अगर कोई आम व्यक्ति अंदर जाने की हिम्मत करता तो उसे इन अकेडमी तक पहुंचने के लिए संघर्ष करना पड़ता। हालांकि एमेथिस्ट विंग लायन किंग की भयावह उपस्थिति के तहत कुछ जानवरों ने उन्हें चुनौती देने की हिम्मत की। लगभग आधे घंटे तक उड़ने के बाद सुकियान और हुगान रुक गए। सुकियान ने गूफी की ओर देखा। कुछ महसूस करते हुए गूफी ने लायन किंग को अचानक रुकने का आदेश दिया। क्या हम वहां पहुंच गए हैं? जियो यी जियान और किंगलिन ने अपने आसपास के वातावरण को ध्यान से स्कैन करते हुए आगे देखा। हालांकि उन्होंने केवल हरियाली का एक अंतहीन विस्तार और नीचे एक गहरी अथाह खाई देखी। इन अकेडमी का कोई निशान नहीं था, यहाँ तक कि एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। वे दोनों उलझन में गूफी की ओर मुड़े। जियो यी जियान हैरान महसूस करता है, भावनात्मक मूल्य जोड़ 100। किंगलिन हैरान महसूस करता है, भावनात्मक मूल्य जोड़ 70। आगे एक स्थानिक सील है, गूफी ने मुस्कुराते हुए समझाया। गूफी के बोलने के तुरंत बाद सुकियान थोड़ा नीचे उतरा और हवा में एक दर्जन कदम आगे बढ़ा। फिर वह रुका, अपना हाथ हिलाया और एक ऊर्जा किरण निकली जो उसके सामने खाली जगह लग रही थी। तुरंत एक अजीब दृश्य सामने आया, जैसे पानी की सतह पर लहरें फैल रही हों। ये लहरें जल्दी से एक हो गईं और एक बड़ा 26 मीटर लंबा चांदी का दरवाजा पतली हवा से प्रकट हुआ। दरवाजा अचानक दिखाई देने पर जियाओ जियान और किंगलिन दोनों चौंक गए, उनकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। भाई गूफी, क्या वह स्थानिक मोहर है? किंगलिन ने उत्साह से पूछा। मोहर वास्तव में रहस्यमय थी और किंगलिन अपनी जिज्ञासा को रोक पाने में असमर्थ बेहतर तरीके से देखने के लिए करीब चली गई। एक खाली जगह में अचानक एक दरवाजा दिखाई देना कुछ ऐसा था जो जियाओ जियान को भी उल्लेखनीय लगा। स्पष्ट रूप से उनमें से किसी ने भी ऐसी साधारण जगह में इस तरह के रहस्य को छिपे होने की उम्मीद नहीं की थी। अपने हाथ की एक हल्की लहर के साथ सुकियान ने चांदी का दरवाजा खोला जो चरमराते हुए बाहर के दृश्य को प्रकट करता है। दरवाजे के पीछे का क्षेत्र उसके सामने वाले क्षेत्र की तरह ही घना जंगल लग रहा था, लगभग अप्रभेद्य। ये वास्तव में अविश्वसनीय था, आपने अपनी आंखों से जो देखा वह हमेशा वास्तविक नहीं हो सकता है। गूफी ने शुरू से ही इस जगह की खासियत को नोटिस किया था। जियाओ यी जियान का चेहरा शांत रहा, लेकिन उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से जल रही थीं। किंगलिन की आंखें प्रत्याशा से भरी हुई थीं। दोनों महिलाएं जो उन्होंने देखी थीं उससे प्रेरित होकर अपनी खुद की ताकत को बेहतर बनाने के लिए पहले से कहीं अधिक प्रेरित थीं। जियाओ यी जियान जो विशेष रूप से कुशल नहीं थी साधना में, अब वह अधिक शक्ति की लालसा कर रही थी और मजबूत बनना चाहती थी ताकि वह गूफी को रोक न सके। स्थानिक द्वार के खुलने के बाद सुकियान ने पुकारा, वरिष्ठ कृपया मेरे पीछे आओ। आंतरिक अकादमी के सदस्यों ने गति बढ़ा दी और दरवाजे से उड़कर अंदर चले गए। गूफी ने बिना किसी हिचकिचाहट के शेर राजा को स्थानिक द्वार से सुकियान का अनुसरण करने का आदेश दिया। भले ही सुकियान के पास कोई चाल हो, लेकिन गूफी को इसकी चिंता नहीं थी। जब तक अकादमी के पुराने प्रधानाध्यापक मंतियानची ने खुद कोई कदम नहीं उठाया, तब तक जियानान अकादमी में कोई भी ऐसा नहीं था जो गूफी को रोक सके। वे कुछ समय तक उड़ते रहे। एक ऊंची पहाड़ी को पार करने के बाद उनके नीचे एक विशाल डूबा हुआ बेसिन दिखाई दिया। बेसिन के आकार को देखकर जियो यी जियान एक बार फिर विस्मय से भर गया। बेसिन ऐसा नहीं लग रहा था कि यह भूगर्भीय गतिविधि से प्राकृतिक रूप से बना है। इसके बजाय ये पृथ्वी पर उल्कापिंड के गिरने से बने एक विशाल गड्ढे जैसा लग रहा था। दूर से बेसिन ऊंची इमारतों से भरा हुआ था। ऊपर से नीचे देखने पर संरचनाओं के चारों ओर पिस्सू की तरह उड़ती हुई छोटी छोटी आकृतियां दिखाई नहीं देती थीं। जैसे जैसे वह आगे देखती रही, जियाओ यी जियान ने देखा कि बेसिन असाधारण रूप से बड़ा था। उसकी दृष्टि अपनी सीमा तक पहुंच गई, लेकिन वह केवल ऊंची इमारतें और हरी भरी हरियाली ही देख पा रही थी। ये कल्पना करना लगभग असंभव था कि जियानान अकादमी के पीछे पहाड़ों में इतना छिपा हुआ आश्चर्य मौजूद था। मैं गिरे हुए हृदय की लौ की आभा को महसूस कर सकता हूँ। इस बिंदु पर पहुंचने पर गूफी गिरे हुए हृदय की लौ की आभा को स्पष्ट रूप से पहचान सकता था। उसने अपनी ठुड्डी उठाई, शेर राजा को इन अकादमी के उत्तरी भाग की ओर उड़ने का संकेत दिया। इससे पहले कि सुकियान दिशा निर्देश दे पाता, उसने देखा कि शेर राजा सही दिशा में जा रहा है। उसने अपना सिर हिलाया, आह भरी और एक बार फिर उसका पीछा किया। एक विशाल उड़ने वाला जादुई जानवर इन अकादमी के ऊपर से उड़ रहा था। गूफी ने उनकी उपस्थिति को छिपाने की जहमत नहीं उठाई, जिससे शेर राजा अपने गंतव्य की ओर साहपूर्वक उड़ सके। इस हंगामे ने स्वाभाविक रूप से कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इन अकेडमी में कई छात्र चौंक कर ऊपर देखने लगे, उनकी निगाहें अमेथिस्ट विंग लायन किंग पर विस्मय से टिकी हुई थीं। गूफी ने अपनी आभा को दबा दिया और जियो यी जियान और किंगलिन को एक सुरक्षा कवच में लपेट लिया, जिससे उनकी उपस्थिति छिप गई। नतीजतन छात्र लायन किंग पर सवार 3 आकृतियों को नहीं पहचान पाए। उन्होंने बस यह मान लिया कि यह बुद्धिमानी वाला एक उच्च स्तरीय जादुई जानवर है। हालांकि लायन किंग की दमनकारी आभा भयावह थी और उसका भयंकर दृष्टिकोण डराने वाला था, फिर भी कई छात्र सहज रूप से लड़ने के लिए तैयार हो गए। हालांकि उन्होंने देखा कि एल्डर सुकियान पहले इन अकेडमी में दाखिल हुए थे, उसके बाद जानवर ने। यह स्पष्ट था कि सुकियान उसका मार्गदर्शन कर रहे थे। छात्रों को नहीं लगा कि अमेथिस्ट विंग लायन किंग हमला करने के लिए वहां आया था। वे समूह में इकट्ठा हुए, उत्सुकता से जानवर की पीछे हट्टी आकृति को देखते हुए सोच रहे थे कि यह किसकी है और एल्डर सुकियान व्यक्तिगत रूप से उसका मार्गदर्शन क्यों कर रहे हैं। गूफी के निर्देशों का पालन करते हुए शेर राजा एक काले टॉवर के सामने एक खुली जगह में उतरा। उनके सामने एक विशाल अजीबोगरीब काला टॉवर था जो जमीन के नीचे दबा हुआ था, जिसका केवल सिरा और एक अंधेरा प्रवेश द्वार जमीन के ऊपर दिखाई दे रहा था। एक टॉवर जमीन के नीचे दबा हुआ है, कितना अजीब है। जियो यी जियान का चेहरा इस दृश्य को देखकर और भी अधिक आश्चर्य से भर गया। अध्याय 70 छोटा जी यान। काला टॉवर जमीन के नीचे गहराई में दबा हुआ था, जिसकी नोक का केवल एक हिस्सा और एक काला प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा था। गूफी की नजर टॉवर की नोक पर पड़ी। वह स्पष्ट रूप से टॉवर के चारों ओर की हवा को कांपते हुए देख सकता था और जगह थोड़ी विकृत और झुर्रीदार दिखाई दे रही थी। ऐसा लगता है कि यह मोहर सीनियर मंग तियानची ने स्थापित की थी जब वह चले गए थे, गूफी ने खुद से कहा। हालांकि वह जानता था कि मंग तियानची की वर्तमान साधना शायद एक अर्धसंत के स्तर तक पहुंच गई होगी, लेकिन मंग तियानची जिसने सालों पहले यह मोहर स्थापित की थी, वह शायद एक साधारण डू वेनेरेट ही था। एक साधारण डू वेनेरेट द्वारा छोड़ी गई मोहर एक बार मजबूत होने के बावजूद समय के साथ कमजोर हो गई थी। अगर मोहर कमजोर नहीं हुई होती तो मूल कहानी में सालों बाद टॉवर से गिरे हुए दिल की लौ नहीं फूटती। गूफी की वर्तमान शीर्ष डू पूर्वज शक्ति के साथ इस सील को तोड़ना मुश्किल नहीं होगा। इस समय गूफी के आगमन के कारण आसपास के छात्र अपनी जगह पर खड़े हो गए, उनकी निगाहें सदमे, भ्रम और अनिश्चितता से भरी हुई थीं। इन अकेडमी के छात्र को झटका लगा, भावना अंक जोड़ 1। इन अकेडमी के छात्र को भ्रम हुआ, भावना अंक जोड़ 1।
ये झटका गूफी के अत्यधिक युवा दिखने के कारण था, एल्डर सुकियान के असामान्य रूप से सम्मानजनक रवैये और उनके पीछे विशाल जादुई जानवर एमेथिस्ट विंग लायन किंग के साथ। लायन किंग ने अपने पंख वापस खींच लिए, छात्रों के ऊपर खड़े हो गए, उनकी मानवीय आंखें उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के इन तथाकथित प्रतिभाओं को देख रही थीं, जिससे विस्मय की लहर पैदा हो गई। कुछ छात्र हैरान थे, सोच रहे थे कि जब कई लोग ब्लेजिंग स्काई क्यू रिफाइनिंग टावर में साधना कर रहे थे, तो एल्डर सुकियान एक अजनबी को यहाँ क्यों ला रहे थे। गूफी निश्चल खड़ी रही, आसपास के आंतरिक अकादमी के छात्रों का निरीक्षण करते हुए जो आपस में फुसफुसा रहे थे। बड़े सुकियान, आपको पहले टावर में खेती कर रहे छात्रों को बाहर निकालना चाहिए, अन्यथा जब मैं बाद में कार्रवाई करूंगा तो उन्हें हॉट फ्लेम से नुकसान हो सकता है, गूफी ने सीधे कहा। ये सुनकर सुकियान ने अनिच्छा से अपने होठों को एक साथ दबाया और आज्ञा का पालन किया। मूल कहानी में जब हान फैंग ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र से शक्तिशाली लोगों के एक समूह को स्वर्गीय ज्वाला को जब्त करने के लिए लाया, तो सुकियान और हुगान ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की। हालांकि भारी हताहतों के साथ एक खूनी लड़ाई हुई, वे अंततः हान फैंग के समूह को रोकने में कामयाब रहे। ऐसा इसलिए था क्योंकि हान फैंग के समूह के पास असली डू पूर्वज भी नहीं था, वे सुकियान को रोकने के लिए एक साथ काम करने वाले गोल्ड सिल्वर जुड़वा भाइयों पर निर्भर थे। दोनों पक्षों के बीच का अंतर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन गूफी की चरम डू पूर्वज शक्ति के साथ उसे हराना संख्या का मामला नहीं था। जियानान अकादमी के लोग विरोध करने की हिम्मत नहीं करेंगे। ये जानते हुए कि हर कोई केवल खुद को मौत के मुंह में भेज रहा है, कौन अंत तक लड़ने के लिए तैयार होगा। सभी छात्र तुरंत ब्लेजिंग स्काई क्यूई रिफाइनिंग टावर को खाली कर दें। अगले ही पल कई आंतरिक अकादमी के छात्र जो अपने बंद साधना कक्षों में हॉट फ्लेम के साथ अपने डू क्यूई को परिश्रमपूर्वक परिष्कृत कर रहे थे, ने एक साथ सुकियान की तत्काल पुकार सुनी। क्या हो रहा है। ब्लेजिंग स्काई क्यूई रिफाइनिंग टावर की छठी मंजिल पर एक लंबा और सीधा युवक अपने साधना कक्ष से बाहर निकला। हालांकि यह युवक केवल 22 साल का था, लेकिन उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय उसे परिपक्व दिखा रहा था। उसके साधना कक्ष से कुछ ही दूरी पर एक और युवक जो सुंदर और परिष्कृत दिख रहा था, उसके चेहरे पर भी एक हैरान करने वाला भाव था। ये छठी मंजिल थी जहां आंतरिक अकादमी की मजबूत रैंकिंग के शीर्ष छात्र साधना करते थे। ये दोनों लियू किंग और लिन शियुआ थे, दोनों शीर्ष रैंक वाले छात्र थे। चलो बाहर चलते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। लिन शियुआ और लियू किंग साथ साथ चले, जल्दी से टावर के बाहर की ओर बढ़े। जमीन पर पहुंचते ही लियू किंग और लिन शियुआ दोनों की नजरें एक साथ गुफेई पर पड़ी। गुफेई बहुत जवान दिख रहा था, यहाँ तक कि उनसे कुछ साल छोटा भी। हालांकि जब सुकियान ने उससे बात की तो उसकी आंखों में सम्मान साफ झलक रहा था। लिन शियुआ को जिज्ञासा महसूस हुई, इमोशन पॉइंट्स जोड़ 2-0। लियू किंग को जिज्ञासा महसूस हुई, इमोशन पॉइंट्स जोड़ 2-0। लियू किंग और लिन शियुआ दोनों ही सेंट्रल प्लेन से थे और प्रतिभा और ताकत के मामले में उन्हें हमेशा से ही प्रतिभाशाली माना जाता था। इन अकेडमी के छात्रों में वे सबसे श्रेष्ठ थे। लिन शियुआ बिना कोई भावना दिखाए पास के छात्रों के करीब चले गए, उनकी बातचीत सुनते हुए। उनकी आंखें सदमे को छिपा नहीं पाईं। मैंने सुना है कि उसे स्वर्गीय ज्वाला को पुनः प्राप्त करने के लिए ग्रैंड एल्डर द्वारा यहाँ लाया गया था। ये कैसे संभव है। वह चीज़ इन अकेडमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यह व्यक्ति इतना युवा है। ग्रैंड एल्डर इस पर सहमत क्यों होंगे। क्या तुमने उसके पीछे उड़ते हुए जादुई जानवर को नहीं देखा। मैं भाग्यशाली था कि मैंने इसे पहले देखा। ये वरिष्ठ हवा में उड़ रहा था और ग्रैंड एल्डर के व्यवहार से ये स्पष्ट है कि उसकी ताकत ग्रैंड एल्डर की ताकत से कहीं ज्यादा है। लियू किंग को आश्चर्य हुआ, इमोशन पॉइंट्स जोड़ 1-0। लिन शियुआ को झटका लगा, इमोशन पॉइंट्स जोड़ 1-0। लियू किंग और लिन शियुआ की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। गूफी बहुत युवा दिख रहा था, फिर भी उसके पास पहले से ही कम से कम 2 पूर्वज स्तर की ताकत थी। आंतरिक अकादमी के शीर्ष रैंक वाले छात्र जो आमतौर पर गर्वित और अलग थलग रहते थे, सभी ने आश्चर्य के भाव दिखाए। ये व्यक्ति संभवतः उतना युवा नहीं हो सकता जितना वह दिखता है। सेंट्रल प्लेन्स की महान शक्तियां भी ऐसे राक्षस का पालन पोषण नहीं कर सकती। एक व्यक्ति ने खुद से सोचा, यह विश्वास करने में असमर्थ की दुनिया में ऐसा कोई विलक्षण व्यक्ति मौजूद हो सकता है। गूफी की नजर धीरे धीरे इन अकेडमी के छात्रों पर पड़ी और अचानक एक छोटी लड़की पर रुकी जो सिर्फ उसकी कमर तक पहुंची थी। वह छोटी लड़की लगभग 12 या 13 साल की लग रही थी। उसके हल्के बैंगनी बाल कमर तक लटक रहे थे। उसके गाल बेहद गोरे और कोमल थे और उसकी विशेषताएं नक्काशीदार ज़ैड गुड़िया की तरह नाजुक थीं, जिससे वह बहुत प्यारी लग रही थी। उस समय वह छोटी लड़की जो अभी अभी टावर से बाहर निकली थी, वह भी उत्सुकता से अपनी बड़ी काली और चमकती आंखों से गूफी को देख रही थी। जियान को उत्सुकता महसूस होती है, इमोशन पॉइंट जोड़ 1-0। इमोशन वैल्यू प्रॉम्प्ट प्राप्त करते हुए गूफी की आंखें एक पल के लिए रुक गईं, जिससे पुष्टि हुई कि सफेद रंग की यह छोटी लड़की वास्तव में जियान थी। बड़ी सुकियान, आपकी इन अकेडमी में इतनी छोटी छात्रा भी है और उसकी साधना काफी प्रभावशाली है। वह इंसान नहीं है ना। गूफी ने मुस्कुराते हुए पूछा, जो स्पष्ट रूप से जियान का जिक्र कर रहा था। सुकियान को झटका लगा, इमोशन पॉइंट्स जोड़ 3-0। ये देखकर कि गूफी ने एक नजर में जियान की गैरमानवीय पहचान को पहचान लिया था, सुकियान और भी हैरान हो गई। वास्तव में वह इंसान नहीं है। सुकियान ने सिर हिलाया, लेकिन आगे विस्तार से नहीं बताया। मुझे उससे एक परिचित आभा महसूस होती है, जैसे कि वह किसी जादुई जानवर परिवार से हो, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि उस परिवार का कोई सदस्य उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में क्यों पहुंच गया। गूफी ने हल्की मुस्कान के साथ जानबूझकर इशारा करते हुए कहा, क्या आप कह रहे हैं कि आप उसकी उत्पत्ति जानते हैं। सुकियान ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, गूफी ने सिर हिलाया। अगर ऐसा है तो यह बहुत बढ़िया होगा। ये छोटी सी बच्ची हमेशा बड़ी होकर अपनी उत्पत्ति को समझना चाहती थी। सुकियान ने हल्के से मुस्कुराते हुए जियान के लिए वास्तव में शुभकामनाएं दी, उम्मीद करते हुए कि वह अपनी उत्पत्ति को समझ सके और अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित कर सके। हम इस पर चर्चा तब करेंगे जब मैं गिरे हुए हृदय की लौ को पुनः प्राप्त कर लूंगा। ये देखकर कि इन अकेडमी के सभी छात्र टावर से बाहर निकल चुके हैं, गूफी ने अपना सिर हिलाया, फिर शियाओ यी जियान और किंगलिन की ओर मुड़ते हुए कहा, तुम दोनों यहीं रुको, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। गूफी ने उन्हें अपनी जगह पर रहने का निर्देश दिया और फिर अंदर जाने से पहले उनके चारों ओर एक सुरक्षात्मक सील लगा दी।